हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमवी एडुटेक। मेरा नाम है निक्की हाड़ा और मैं हूं आपकी नीट बायोलॉजी एजुकेटर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हमारी प्लांट फिजियोलॉजी का फाइनल चैप्टर है। इससे पहले जब 3 से 4 साल पहले का सिलेबस होता था तो प्लांट फिजियोलॉजी में ही अकेले 5 चैप्टर्स हुआ करते थे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस चैप्टर में से आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं क्योंकि थ्योरी ज़्यादा है। यहाँ पर एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड आपको एक एक वर्ड का क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। एंड द सेकेंड थिंग, यहाँ से असर्जन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं। तो टोटल वेटेज की अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर में तो 3 to 4 क्वेश्चंस का वेटेज यहाँ पर इस चैप्टर से आपका है। अब प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट देखना है। आपके को लगता होगा इससे पहले हम जब भी देखते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही जैसा है, लेकिन इस चैप्टर में हम समझेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, किस तरह से होती है वो भी हम देखेंगे। तो आप लिविंग वर्ल्ड तो पढ़ के आए हो और लिविंग वर्ल्ड में मैंने बहुत अच्छे से आपको ग्रोथ को एक्सप्लेन किया था, जो कि पार्ट कट भी हो चुका है। उसके बावजूद भी मैंने आपको सारे के सारे डिफाइनिंग फीचर्स से लिविंग वर्ल्ड समझाया था और वहाँ पर मैंने बोला था कि ग्रोथ जो है वो ओवरऑल ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रोथ जो है लिविंग और नॉन लिविंग यानी कि सैंड ड्यून्स हो, माउंटेन्स हो, लिविंग्स हो, उन सब में क्या होती है, ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ हम पर्टिकुलर प्लांट की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। और वहाँ पर मैंने एक टर्म आपको बताई थी, इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ पर्टिकुलर कहाँ पर होती है? जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रिंसिक ग्रोथ देखने को मिलती है। और इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो क्या है? ओवरऑल डिफाइनिंग फीचर है। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक परमानेंट चेंज है। क्या है ग्रोथ? लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो एक परमानेंट चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है। आज अगर मेरी हाइट जो है 5'2", 5'3" हो चुकी है तो ऐसा नहीं है कि आज के 5 साल बाद मेरी हाइट वापस से 4 पर चली जाएगी, यानी कि 4 से 5 हुई लेकिन अब 5 से वापस 4 नहीं होगी। एक परमानेंट चेंज है जो इरिवर्सिबल है। ग्रोथ में क्या होता है? सेल का नंबर बढ़ता है, सेल का साइज बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ों का इंक्रीजमेंट होता है। लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ होती है वो परमानेंट होती है, इरिवर्सिबल चेंज होता है जिसको दोबारा से चेंज नहीं किया जा सकता। तो हम स्टार्ट करते हैं कि प्लांट ग्रोथ में ग्रोथ क्या है। पहले ग्रोथ को समझते हैं, उसके बाद में इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो व्हाट इज ग्रोथ गाइज? ग्रोथ क्या है? एक परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज है। अच्छा, इरिवर्सिबल चेंज है। क्या क्या चेंज होता है ग्रोथ के अंदर? देखिए कि ग्रोथ के अंदर जब भी ग्रोथ होगी तो आपका साइज चेंज होगा, यानी कि साइज इंक्रीज होगा। एक परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज है जिसके अंदर क्या क्या इंक्रीज होता है? साइज इंक्रीज होती है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वेट इंक्रीज होता है। ये सारी चीजें क्या होती है? जब भी ग्रोथ होगी तब जो है इंक्रीज होगा। अब आपको पता है कि ग्रोथ होने के लिए सेल के अंदर कुछ बढ़ना चाहिए, यानी कि सेल का साइज बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि सेल के अंदर का मटेरियल, यानी कि उसके अंदर का माल मसाला या फिर बाहर का जो माल मसाला है वो बढ़ रहा है। इज दैट मीन कि न्यू चीज़ों का क्या है, न्यू मैटर्स का क्या हो रहा है? सिंथेसाइज हो रहा है। अब ये सिंथेसाइज जो है सेल के अंदर होगा तो इसको हम बोलेंगे इंटरसेल्यूलर मटेरियल, यानी कि इंटरसेल्यूलर। और अगर सेल के बाहर इन चीज़ों का जो नया मटेरियल बन रहा है उनका सिंथेसाइज हो रहा है तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेल्यूलर। तो ग्रोथ में ओवरऑल क्या होता है कि बेटा ग्रोथ के अंदर न्यू चीज़ों को सिंथेसिस किया जाता है, न्यू थिंग्स सिंथेसिस होती हैं, न्यू मटेरियल सिंथेसिस होता है, जिसकी वजह से ही तो ग्रोथ, सेल का जो है साइज बढ़ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और ये जो न्यू सिंथेसिस हुआ है, ये न्यू सिंथेसिस क्या हो सकता है? सेल के अंदर भी हो सकता है, सेल के बाहर भी हो सकता है। सेल के अंदर नई चीज़ों का सिंथेसिस होगा तो इसको हम बोलेंगे इंटरसेल्यूलर सिंथेसिस। क्या बोलेंगे?
इंटरसेल्यूलर, और बाहर होगा तो इसे हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर। अब ग्रोथ जब भी होगी तो ग्रोथ होने के लिए नई चीजें बन रही हैं, तो क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं। क्या होता है, जब भी ग्रोथ होगी मेटाबॉलिज्म होगा सेल के अंदर। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सम ऑफ टोटल ऑल रिएक्शंस, यानी कि जहां पर कैटाबॉलिज्म भी होता है एनाबॉलिज्म भी होता है, उन दोनों को मिलाकर ही तो हम क्या बोलते हैं कि मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो ग्रोथ करने के लिए हमें क्या चाहिए कि ग्रोथ करने के लिए होना चाहिए मेटाबॉलिज्म। क्या होना चाहिए कि ग्रोथ के लिए होता है मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म में क्या होगा कि एनाबॉलिज्म होगा और केटाबॉलिज्म होगा। लेकिन जब ग्रोथ हो रही होगी तब क्या होगा कि पर्टिकुलर केटाबॉलिज्म के कंपेयर में एनाबॉलिज्म जब ज़्यादा होगा, यानी कि बनने वाली चीज़ें टूटने वाली चीज़ों से ज़्यादा होंगी, तब क्या होगा, ओवरऑल आपकी ग्रोथ होगी। लेकिन अगर मान लो कि जितनी चीज़ें बन रही हैं उससे ज़्यादा चीज़ें टूट रही हैं, तो फिर वहाँ ग्रोथ नहीं होगी, वहाँ पर क्या होगी, डी ग्रोथ होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक एनसीईआरटी में इस तरह का डायग्राम आपका दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इसमें क्या है कि एक सीड जो है वो जर्मिनेट कर रहा है सॉइल के अंदर। जब उसका सीड का जर्मिनेशन होता है, वो सीडलिंग बना रहा है, तो क्या कर रहा है, वो सॉइल के बाहर चला जाता है। जब भी सीड का इस तरह से जर्मिनेशन हो कि सीड जर्मिनेशन करके सॉइल से बाहर चला जाए, तो इस तरह के सीड जर्मिनेशन को हम बोलते हैं एपिजियल सीड जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, एपिजियल सीड जर्मिनेशन। तो वो डायग्राम देके पूछ सकता है कि ये जो सीड का जर्मिनेशन है वो किस तरह का है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस डायग्राम में आपको शो किया जा रहा है एपिजियल सीड जर्मिनेशन। व्हाट इज एपिजियल सीड जर्मिनेशन, कि जब सीड का जर्मिनेशन सोइल के बाहर हो, सीड जर्मिनेट करके सोइल के बाहर निकल जाए, तो उसको एपिजियल सीड जर्मिनेशन बोलते हैं। और जब सीड का जर्मिनेशन होने के बाद भी सीड कहाँ पर है, सोइल के अंदर प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन। अब ओवरऑल ग्रोथ के लिए क्या हो रहा है, देखिए हम बात करते हैं, जैसे पर्टिकुलरली मैं बात करती हूँ, अच्छा ये नहीं जाएगा, चलो इधर थोड़ा सा देखते हैं। पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ कि जैसे ये एक सेल है, प्लांट सेल है। अब आपको पता है प्लांट सेल में सबसे बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है और वहाँ पर लिविंग मटेरियल जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, वो अवेलेबल होता है। क्या है ये, प्रोटोप्लाज्म है। अब क्या हुआ, इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर यानी कि सेल के अंदर का मटेरियल बढ़ गया, यानी कि सेल के अंदर क्या बढ़ा, प्रोटोप्लाज्म का नंबर बढ़ चुका है, तो सेल क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से प्रोटोप्लाज्म का नंबर जब बढ़ा सेल के अंदर, तो सेल का साइज इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये प्रोटोप्लाज्म का नंबर बढ़ गया। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या हुआ है कि प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ हुई है। क्या हुआ है यहाँ पर, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ हुई है। लेकिन प्रोटोप्लाज्मिक जो ग्रोथ होती है, इसको मेजर करना, देखा जाए तो ये एक तरह की क्या है, रियल ग्रोथ है। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ क्या है, रियल ग्रोथ है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म का नंबर बढ़ रहा है, अंदर सेल के अंदर का मटेरियल बढ़ रहा है, इस वजह से क्या हो रही है, सेल की ग्रोथ हो रही है। हमने यही तो बोला था कि या तो सेल के अंदर का मटेरियल बढ़ सकता है या फिर सेल के बाहर का मटेरियल बढ़ सकता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि सेल के अंदर का मटेरियल इंक्रीज हो रहा है, यानी कि प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही है, जो एक तरह की रियल ग्रोथ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ को जो है मेजर करना है ना, इजी नहीं है, नॉट इजी टू मेजर। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ को मेजर करना इजी नहीं है। तो फिर हम ग्रोथ को कैसे मेजर करेंगे, ग्रोथ को मेजर करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ग्रोथ क्या हुई कि ग्रोथ एक परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज है, जिसे दोबारा रिवर्स नहीं किया जा सकता। और जब भी ग्रोथ होगी तो सेल का साइज, सेल का वॉल्यूम, सेल का सरफेस एरिया, वेट, ये सारी चीजें क्या होंगी, सेल के अंदर इंक्रीज होंगी, यानी कि सेल की क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। ओवरऑल हम क्या बोलेंगे कि ग्रोथ हुई है। अब देखिए आगे हम क्या बात कर रहे हैं कि ग्रोथ को हम मेजर कैसे करेंगे। तो ग्रोथ इज मेजरेबल। ग्रोथ क्या होती है, मेजरेबल होती है। और ग्रोथ को मेजर करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हम यहाँ देखेंगे कि प्लांट ग्रोथ को हमें क्या करना है, मेजर करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कब किस कंडीशन में जो है प्लांट ग्रोथ की ग्रोथ जो है वो मेजरेबल होगी।
तो नंबर फर्स्ट जो कंडीशन है वो है कि क्या होगा, इंक्रीज इन सेल साइज, इंक्रीज इन सेल साइज। जब सेल का साइज इंक्रीज होगा तो आप क्या बोल सकते हो कि ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है और वहां पर ग्रोथ हुई है। इसके एग्जाम्पल के लिए क्या है, एग्जाम्पल है जैसे कि आपको पता है वाटरमेलन, क्या है, वाटरमेलन है, तरबूज जो होता है। जब तरबूज में ग्रोथ होती है तो इसका सेल साइज इंक्रीज होता है, और कितना इंक्रीज होता है इसका सेल साइज, 3.5 लाख गुना, यानी कि 3.5 लाख गुना इसका सेल का साइज इंक्रीज होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि सेल की ग्रोथ हुई है, यानी कि हम ग्रोथ को मेजर कर रहे हैं। तो वाटरमेलन में जो ग्रोथ होती है वो कितनी होती है, इसकी सेल साइज इंक्रीज होती है अप टू, सेल साइज इंक्रीज अप टू 3.5 लाख। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, आप सेल को मेजर कर सकते हो। दूसरा जो मेजर पैरामीटर है सेल को, मतलब ग्रोथ को मेजर करने का, सॉरी ग्रोथ को मेजर करने का, वो है कि आप किसके अंदर मेजर कर सकते हो, इंक्रीज इन फ्रेश वेट, फ्रेश वेट को देखकर और ड्राई वेट को देखकर आप क्या कर सकते हो, ग्रोथ को मेजर कर सकते हो। तो इंक्रीज इन फ्रेश वेट एंड ड्राई वेट। नंबर थर्ड, इंक्रीज इन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, वहां पर भी ग्रोथ को मेजर कर सकते हो। फोर्थ पैरामीटर जो है वो है इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ। अब लेंथ इंक्रीज हुई है और आप क्या बोल रहे हो कि इस तरह से आप ग्रोथ मेजर कर सकते हो, किसके अंदर, पोलन ट्यूब की जब लेंथ इंक्रीज होती है तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, ग्रोथ को मेजर कर सकते हो। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, पोलन ट्यूब। एक और पैरामीटर है जो है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया में इंक्रीज होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो कौन सी, जैसे कि आपकी डाइकोटिलीडोन जो लीफ होती है, डोर्सी वेंट्रल जो लीफ होती है, उसमें क्या होता है, लीफ का जब सरफेस एरिया बढ़ता है, जैसे पहले पत्ती छोटी थी फिर पत्ती का क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ गया, तो ये भी क्या है, एक तरह का ग्रोथ पैरामीटर, ग्रोथ को मेजर करने का पैरामीटर है। और लास्ट इंपॉर्टेंट जो है कि इंक्रीज इन सेल नंबर, इंक्रीज इन सेल नंबर। नंबर 6 इज इंक्रीज इन सेल नंबर। सेल का अगर नंबर इंक्रीज हो रहा है तब भी आप क्या बोलोगे कि वहां पर आप ग्रोथ को मेजर कर सकते हो। सेल का नंबर इंक्रीज होना भी ग्रोथ को मेजर करने का एक पैरामीटर है। और इसका एग्जाम्पल है आपका मेज, छल्ली। क्या है, मेज। मेज जो होती है उसका रूट एपिकल मेरिस्टेम, राम का मतलब क्या है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, 1 घंटे के अंदर इसके अंदर कितना सेल का नंबर बढ़ता है, 1 आवर के अंदर 17,500 सेल्स का नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है पर आवर में। क्या होता है, सेल्स इंक्रीज होती हैं पर आवर में। देख रहे हो आप, ये है आपके ग्रोथ के मेजर करने का पैरामीटर। क्या है कि पहला तो होगा सेल का नंबर बढ़ेगा, तो सेल का नंबर बढ़ेगा, जैसे कि मक्का के अंदर 1 घंटे में 17,500 सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो आप ग्रोथ को मेजर कर लो। दूसरा है कि वाटरमेलन का साइज कितना बढ़ रहा है एक बार में, कि वाटरमेलन का साइज बढ़ता है 3.5 लाख गुना, तो वहां से आप ग्रोथ को मेजर कर सकते हो। किसी लीफ का, स्पेशली जिम्नोस्पर्म्स और डाइकोट्स की जो लीफ होती है उसका क्या सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो आप क्या कर सकते हो, ग्रोथ को मेजर कर सकते हो। पोलन ट्यूब की लेंथ इंक्रीज होना भी एक तरह की ग्रोथ है, वहां से भी ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है। ड्राई वेट, फ्रेश वेट से, या फिर हम बोले कि किसी सेल का वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है तो सरफेस एरिया वॉल्यूम इंक्रीज होने से आप ग्रोथ को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ये ग्रोथ को मेजर करने के कुछ पॉइंट्स हैं। ग्रोथ एक परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, आपको एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कि वहां पे बोला गया है कि इस तरह से एक क्या है, लकड़ी का गुट्टा है। इस लकड़ी के गुट्टे को तुम रात भर के लिए किसके अंदर पटक दो, पानी के अंदर डाल दो। जब रात भर कोई भी लकड़ी का गुट्टा हम पानी के अंदर डाल देंगे तो ये वुड क्या करेगी, ये वुड जो है वो फूल जाएगी,
स्वेल हो जाएगी, सूजन आ जाएगी, मतलब फूल जाएगी। ये सूजन मतलब फूल जाएगी। लकड़ी का गुट्टा रात भर अगर पानी के अंदर पड़ा रहेगा तो वो फूल जाएगा। तो क्या यहाँ पर लकड़ी के गुट्टे का साइज इंक्रीज हुआ है फूलने की वजह से, रात भर पानी में पड़े रहने की वजह से, इसको आप ग्रोथ बोलेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि लकड़ी का फूलना या हमारा, जैसे आज मेरा वेट 40 किलो है, मैं कुछ टाइम के लिए कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रही हूँ, एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ खाती जा रही हूँ, एक जगह पर पड़ी हुई हूँ, तो मेरा 40 किलो से वजन हो गया जैसे 60 किलो। तो क्या इसको भी मैं ग्रोथ बोलूंगी कि नहीं? कि हमारा वजन बढ़ना या फिर लकड़ी जो है उसको रात भर में पानी में पटकने की वजह से उसका साइज इंक्रीज हो जाना, इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ नहीं बोलेंगे। क्योंकि जब आप लकड़ी के गुट्टे को 2-4 दिन की धूप लगाओगे वापस से पहले वाले शेप में आ जाएगा। बारिश के टाइम पे हम देखते हैं ना कि हमारे घर की जो फर्नीचर है, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उनको खोलने और लगाने में हमें दिक्कत आती है, लेकिन जैसे ही बारिश का सीजन निकल जाता है वो इजीली लग जाती है। तो ग्रोथ क्या है? एक परमानेंट इरिवर्सिबल चेंजेस, जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। आज मेरा वेट बढ़ गया है किसी भी रीजन से तो वो वापस भी कम किया जा सकता है, लेकिन मेरी हाइट जो है वो जितनी है उतनी ही रहेगी। इसलिए ग्रोथ क्या, बार बार मैं बोल रही हूँ कि परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज है। तो लकड़ी का रात भर पानी में पड़े रहने की वजह से सूज जाना, ये क्या है? एक तरह से ये ग्रोथ नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम ग्रोथ नहीं बोलेंगे। समझ में आया? अब देखिए आगे मैं आपको बताती हूँ दूसरी चीज़ों के बारे में। अच्छा वैसे यही पे बता देती हूँ, एक मैं बता रही हूँ आपको ऑजेटिक ग्रोथ के बारे में। एक टाइप की ग्रोथ क्या होती है? ऑजेटिक ग्रोथ। देखिए यहाँ पे ऑजेटिक ग्रोथ। जब भी ऑजेटिक टाइप की ग्रोथ होगी बच्चों, ऑजेटिक ग्रोथ में क्या होता है? सेल का साइज इंक्रीज होता है, ठीक है, सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ऑजेटिक ग्रोथ क्या है? कि ऐसी ग्रोथ जिसमें सेल का साइज इंक्रीज हो, सेल का वॉल्यूम इंक्रीज हो और सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। तो इस टाइप की ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? ऑजेटिक ग्रोथ बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑजेटिक ग्रोथ में सेल का नंबर इंक्रीज नहीं होता है, सेल नंबर जो है वो इंक्रीज नहीं होता है। तो ऑजेटिक ग्रोथ क्या होती है? कि जहां पर सेल का साइज इंक्रीज हो, सेल का वॉल्यूम इंक्रीज हो, सरफेस एरिया इंक्रीज हो, लेकिन सेल का नंबर इंक्रीज नहीं होता है, तो इस टाइप की ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? ऑजेटिक ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑजेटिक ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लांट ग्रोथ की प्रॉपर्टीज के बारे में कि जो प्लांट की ग्रोथ है उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो देखिए प्लांट ग्रोथ की प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं कि प्लांट किस तरह से ग्रोथ करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ की प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो प्लांट किस तरह से ग्रोथ करता है? नंबर फर्स्ट कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि प्लांट अनलिमिटेड या फिर इसे ही हम बोलेंगे इनडिटर्मिनेट ग्रोथ करता है। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है? कि प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो अनलिमिटेड होती है और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। इसका मतलब क्या है? कि प्लांट जो है वो थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी क्या करता है? ग्रोथ करता है। थ्रू आउट लाइफ प्लांट आर ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर। हमारी तरह नहीं है कि लिमिटेड ग्रोथ होगी, एक फिक्स टाइम तक ग्रोथ होगी, फिक्स हो गया 13, 14 या 20, 21 साल के बाद में हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी तो नहीं बढ़ेगी, तुम कितना ही सप्लीमेंट ले लो, कितना ही लटक लो, कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, लेकिन जिंदगी भर के लिए ग्रोथ नहीं होगी। ऐसा नहीं कि मैम आज 21 साल की है तो मैम की हाइट 5 है, मैम कल को 30 साल की हो जाएंगी तो मैम की हाइट 10 हो जाएगी, नहीं होगा।
जबकि प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स पूरी जिंदगी अपनी ग्रोथ करते रहते हैं, यानी कि प्लांट की ग्रोथ की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि प्लांट जो है वो अनलिमिटेड या इनडिटर्मिनेट ग्रोथ करते हैं, पूरी जिंदगी ग्रोथ करते हैं। और उसके रीजन का क्या है कि क्यों करते हैं प्लांट पूरी जिंदगी ग्रोथ, क्योंकि प्लांट के पास में जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, इनके पास में प्रेजेंट होता है मेरिस्टेम टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है प्लांट जिंदगी भर ग्रोथ करते हैं। और ये मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होते हैं ये दो तरह के होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या होता है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कि ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट की स्टार्टिंग से, प्लांट की बिगिनिंग से, यानी कि जब से प्लांट का ओरिजिन हुआ है तब से प्रेजेंट है, तो इस टाइप के टिश्यू को प्राइमरी टिश्यू बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। जबकि सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो क्या करते हैं, बाद में बनते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको डाइकोट और मोनोकोट दोनों में देखने को मिलेंगे, लेकिन सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिर्फ और सिर्फ डाइकोट में प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का क्या काम है कि ये लेंथ को बढ़ाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेल डिवीजन करवा रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है कि ये क्या करवाते हैं, सेल डिवाइड करवाते हैं। इनमें कंटिन्यूअसली जहां पर भी प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा वो कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, सेल को डिवाइड करते रहेंगे। तो ये वाले क्या करेंगे, कंटिन्यूसली डिवाइड कर करके प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करेंगे, जबकि सेकेंडरी वाले क्या करेंगे, प्लांट की लेंथ को नहीं बढ़ाएंगे, ये सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे, यानी विड्थ में क्या करेंगे, ये इंक्रीज करने का काम करेंगे, प्लांट की चौड़ाई को बढ़ाने का काम करेंगे। तो क्या होता है कि प्लांट अनलिमिटेड या थ्रू आउट द लाइफ क्या कर पाता है, अपनी ग्रोथ कर पाता है। किस रीजन से ग्रोथ कर पाता है, क्योंकि प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या मेरिस्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो जहां पर भी मेरिस्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती हैं, सेल को डिवाइड करने का काम करती हैं। तो हम पढ़ते हैं पहले प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू के बारे में, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। देखिए प्राइमरी मेरिस्टेम शुरू से प्रेजेंट होते हैं, बिगिनिंग से प्लांट्स में, सिंस ओरिजिन ऑफ प्लांट। मोनोकोट और डाइकोट दोनों में देखने को मिलेंगे। डाइकोट एंड मोनोकोट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्या करते हैं, प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने का काम करते हैं, प्लांट लेंथ इंक्रीज करवाने का काम करते हैं। और इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम में क्या होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या करते हैं, ये बाद में बनते हैं, फॉर्म्ड लेटर ऑन। प्रेजेंट ओनली इन डाइकोट प्लांट्स, present only in dicot plants। और ये क्या करते हैं, increased in width, ये लंबाई बढ़ा रहे हैं और ये चौड़ाई बढ़ा रहे हैं। और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल है इसका वेस्क्यूलर कैम्बियम या फिर कॉर्क कैम्बियम, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम चौड़ाई को बढ़ाने का काम करता है, यानी कि ये क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। ठीक है, अगर मैं एनिमल्स का कंपैरिजन करूं तो एनिमल के अंदर जो है वो जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, थ्रू आउट द लाइफ नहीं होती है। ये क्या किया मैंने, एक कंपैरिजन बता दिया आपको। इस तरह से एक डायग्राम दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। तो जो ये रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम है, यहाँ पर प्राइमरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है जो कि
क्या होगा, स्टार्टिंग से प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर। लेकिन ये जो वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में बताया गया है, ये क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम है, जो कि सिर्फ और सिर्फ डाइकोट प्लांट्स के अंदर बनते हैं और बाद में बनते हैं, स्टार्टिंग से नहीं होते हैं। तो प्लांट की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है, प्लांट ग्रोथ की प्रॉपर्टी वो क्या है कि प्लांट के अंदर अनलिमिटेड या फिर पूरी जिंदगी क्या होती है, ग्रोथ होती है। दूसरी चीज देखिए कि प्लांट ग्रोथ जो है क्या है बच्चा, प्लांट ग्रोथ जो है वो किस टाइप की है, ओपन टाइप की ग्रोथ है। प्लांट में किस टाइप की ग्रोथ होती है कि प्लांट में ओपन टाइप की ग्रोथ होती है। प्लांट में ओपन टाइप की ग्रोथ का मतलब ये है कि नई नई जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्लांट्स के अंदर जुड़ती जाती हैं। प्लांट्स की कोई एक टहनी आप आज काट दोगे, थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि वो टहनी वापस से क्या होती है, बन जाती है, पत्तियां टूटती हैं, वापस से पत्तियां आ जाती हैं। लेकिन हमारे और आपके अंदर ऐसा नहीं होता है। मेरा एक हाथ कट गया तो ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद ये हाथ दोबारा अपने आप उग जाएगा, बन जाएगा, नहीं। तो हमारे अंदर, एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो क्लोज होती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर किसी भी तरह की नई जो सेल्स होती है या ऑर्गन्स होते हैं वो बाद में नहीं जुड़ते हैं। सिर्फ सेल्स अपने अंदर क्या होता है, एनिमल्स के अंदर जो सेल्स होती है डैमेज हो जाती है, उनको रिपेयर किया जाता है। थोड़ी बहुत सेल्स जो है वो रीजनरेट होती है, लेकिन पूरी की पूरी सेल्स रीजनरेट नहीं हो सकती हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है वो ओपन टाइप की है। तो ओपन टाइप की ग्रोथ का मतलब क्या है, न्यू सेल्स आर ऑलवेज एडेड, new cells are always added। ठीक है, जबकि एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि एनिमल्स के अंदर क्लोज टाइप की ग्रोथ होती है। हमारी ग्रोथ जो है वो क्या है, क्लोज टाइप की है। अब देखिए नंबर 3, प्लांट ग्रोथ कैसी होती है। इसके अलावा भाई इंडिटरमिनेट देख ली, ओपन टाइप की ग्रोथ देख ली। अब देखिए कि प्लांट ग्रोथ जो है वो लोकेलाइज्ड होती है। क्या होती है, लोकेलाइज्ड होती है। यानी कि प्लांट ग्रोथ जो है वो क्या है, रेस्ट्रिक्टेड टाइप की है। मैंने बोला है कि प्लांट जो है थ्रू आउट क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। लेकिन जो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ होती है वो क्या है, लोकेलाइज्ड टाइप की है। यानी कि एक पर्टिकुलर लोकेशन में जहां पर मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा। मेरिस्टेम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो वो थ्रू आउट द लाइफ क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा जो प्लांट है वो पूरी जिंदगी ग्रोथ करेगा। प्लांट का हर एक पार्ट पूरी जिंदगी ग्रोथ नहीं करता है। प्लांट के हर एक पार्ट में ग्रोथ नहीं होती है। एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है, लोकेलाइज्ड होते हैं। एक लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या होती है, प्लांट में ग्रोथ होती है। यानी कि प्लांट में ग्रोथ कहाँ होती है, जहाँ शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, एनिमल की, किसकी बात करूं बच्चा मैं, एनिमल्स की, तो एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म टाइप की होती है, यूनिफॉर्म एंड डिफ्यूज्ड टाइप की ग्रोथ होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मेरा सर बढ़ेगा तो मेरे हाथ पैर जो है, यानी कि सर की लेंथ बढ़ती जा रही तो मेरे हाथ पैर वो जो है वो पहले जितने ही है, या फिर पैरों की लेंथ बढ़ती जा रही तो हाथ पहले जितने हैं, नहीं। अगर हमारे अंदर ग्रोथ होगी तो पूरी ओवरऑल ग्रोथ होगी। सर की लेंथ बढ़ेगी, हाथ पैरों की भी बढ़ेगी और पैरों की भी बढ़ेगी। लेकिन प्लांट के अंदर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन में क्या होती है, ग्रोथ होती है। क्योंकि स्पेसिफिक लोकेशन में ही क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लास्ट देखिए, अच्छा एक और चीज मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आज ये कोई प्लांट है, इस प्लांट में क्या किया, मैंने बोला कि आप आज इस जगह पर, पर्टिकुलर इस जगह पर क्या करो, कील लगा दो। अभी क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है। अब 1-2 साल के लिए इस कील को लगाकर भूल जाओ। अब मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ। ऑप्शन ए है कि प्लांट की जो कील आपने 2 साल पहले लगाई थी वो उसी जगह पर अगर आप 2 साल बाद देखोगे तो वहीं पर मिलेगी। या फिर ऑप्शन नंबर बी है कि ये जो कील है ये क्या होगी, नीचे या ऊपर सेटल हो जाएगी। बताइए। तो मैं आपको आंसर दे देती हूँ कि कील आपने 2 साल पहले लगाई थी या 10 साल पहले जहाँ लगाई थी वो उसी जगह पर मिलेगी 10 साल बाद भी। क्यों? क्योंकि प्लांट की जो ग्रोथ है, मैंने अभी बताया कि एक पर्टिकुलर लोकेशन में ग्रोथ हो रही है, पूरे के पूरे प्लांट के पार्ट में ग्रोथ नहीं होती है। समझ में आया? चलिए लास्ट देखिए, नंबर 4,
कि प्लांट जो ग्रोथ होती है वो 3 फेजेस में कंप्लीट होती है। प्लांट के अंदर ग्रोथ कितने फेजेस में? 3 फेज में कंप्लीट होती है। 3 फेजेस में ग्रोथ कंप्लीट होती है प्लांट के अंदर। जैसे कि ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में सबसे बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल में अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और इस सेल मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ लिविंग मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बच्चा? प्रोटोप्लाज्म। अब मैंने बोला है कि प्लांट में जो ग्रोथ है वो 3 फेज में कंप्लीट हो रही है। क्या हो रही है? प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है वो 3 फेज में कंप्लीट हो रही है। तो फर्स्ट फेज क्या होता है? फर्स्ट फेज होता है आपका मेरिस्टेमेटिक फेज। कौन सा होता है? पहला वाला ए होता है आपका मेरिस्टेमेटिक फेज। इस मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या होता है कि जो भी प्लांट सेल होगी उसके अंदर का मटेरियल, जैसे कि प्रोटोप्लाज्म वगैरह, आप सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ के आए हो, तो जब भी हमें क्या करना होता है? सेल को डिवाइड करना होता है, तो हम G1 S जो फेज होती है उसमें क्या करते हैं? प्रोटोप्लाज्म को इंक्रीज करते हैं। वहां पर प्रोटोप्लाज्म के अलावा डीएनए मटेरियल जो है उसको दुगना कर देते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज जो होती है उसको दुगना कर लेते हैं। तो हमने बताया कि मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या होता है? सेल डिवाइड करती है। तो जब सेल डिवाइड करेगी तो उससे पहले क्या करेगी? खुद को तैयार करेगी डिवीजन करने के लिए। डिवीजन करने के लिए खुद को तैयार करेगी, तो यानी कि जो प्लांट के अंदर का मटेरियल है, सेल ऑर्गेनेलीज, डीएनए, प्रोटोप्लाज्म, ये सब क्या होगा? डबल हो जाएगा। और जो प्लांट सेल होगी वो क्या करेगी? सेल डिवाइड करके डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगी। तो जैसे ये हुई आपकी प्लांट सेल। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या है? प्रोटोप्लाज्म। तो प्लांट सेल क्या करेगा? पहले पार्ट में प्लांट सेल जो है वो डिवाइड करेगा। पहले खुद के अंदर का मटेरियल बढ़ेगा, फिर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो प्लांट सेल से क्या होगी? डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, इस तरह से। तो फर्स्ट फेज में क्या होता है? सेल डिवाइड करती है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने एक प्लांट सेल बनाई है जिसमें बाहर की लेयर, प्लांट सेल में सबसे बाहर सेल वॉल होता है, अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होता है, और उसके अंदर की तरफ जो लिविंग मटेरियल होता है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। एक टर्म आती है प्रोटोप्लास्ट। क्या आती है बच्चों? प्रोटोप्लास्ट करके एक टर्म आती है। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट जो है वो हम प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन को, प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन को आपस में मिलाकर, दोनों को क्या करके इंक्लूड करके जो बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? कंप्लीटली प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। ये चीज याद रखना। तो प्लांट ग्रोथ की बात कर रहे थे, 3 फेज में होती है। पहले फेज में क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक फेज होती है, यानी कि सेल डिवाइड करती है। सेकेंड फेज में देखिए, सेकेंड फेज में क्या होता है कि सेल जो है वो इलोंगेशन फेज में जाती है, यानी कि सेल क्या करती है? अपना साइज बढ़ाने का काम करेगी। अब इलोंगेशन में जाएगी, यानी कि अब सेल का साइज बढ़ेगा, इलोंगेट होगी। एंड थर्ड फेज में क्या होगा कि थर्ड फेज में जो है सेल जो है वो मैच्योरेशन फेज में जाती है। मैच्योरेशन फेज का मतलब होता है कि अब ये जो सेल है ये क्या कर रही है? सेल डिवाइड करने के लिए, बड़ी होने के लिए रेडी नहीं है। अब सेल बोल रही है कि मुझे एक फिक्स पर्टिकुलर काम दे दो, मुझे क्या करना है, किस तरह का स्ट्रक्चर रखना है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं। हम होता है ना कि कहीं पे जाना होता है तो हम मम्मी से पूछते हैं कि मुझे क्लियरली बता दो पहन के क्या जाना है, थीम क्या है, वेस्टर्न थीम है, ट्रेडिशनल थीम है, मैं उस अकॉर्डिंग रेडी हो जाऊंगी। तो अब क्या है? सेल डिवाइड होकर, बड़ी होकर थक चुकी है। अब सेल मैच्योरेशन फेज में बोलेगी कि मुझे एक पर्टिकुलर काम दे दो, मुझे बता दो कि मुझे करना क्या है, ताकि मैं उसी तरह से अपनी स्ट्रक्चर बना लूं और वैसा ही मैं क्या करूं? फंक्शन कर लूं। तो मैच्योरेशन फेज में सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो डिसाइडेड हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब भी प्लांट ग्रोथ करेगा इन तीनों की तीनों फेजेस में, तो जनरली क्या होगा? मैच्योरेशन फेज आएगा, मेरिस्टेमेटिक फेज आएगा, इलोंगेशन फेज आएगा, यानी कि प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स, फ्रूट जो भी है, लीव्स वगैरह, उनका नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, इस कंडीशन में मैं बात करूं किसके बारे में? एनिमल्स की। तो एनिमल्स के अंदर जो है ऑर्गन्स, किसी भी तरह का ऑर्गन्स डू नॉट चेंज, ऑर्गन्स डू नॉट चेंज। ऐसा मेरे अंदर नहीं होगा कि भैया कोई चीज़ बढ़ गई या फिर खराब हो गई तो वो दोबारा से ठीक हो गई। समझ में आ रहा है? अब हम इन तीनों की तीनों फेजेस के बारे में, मेरिस्टेमेटिक फेज, मैच्योरेशन फेज, इलोंगेशन जो फेज है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि क्या होती है एक्चुअल में ये फेज। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है?
सबसे पहले एक मस्त सा डिब्बा लेना है, ठीक है, लेना ही है भाई, ये सबको लेना है। और अब इसमें मुझे क्या करना है, तीनों की तीनों फेज डालनी। चलिए, सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक फेज की बात करेंगे। ओफो, ऐसा भी होगा क्या? तो जाना ही नहीं चाहता है वहाँ पे, यहीं से लिखना पड़ेगा मेरिस्टेमेटिक फेज। तो अभी मैंने बताया कि मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या होता है, कि मेरिस्टेमेटिक फेज में मैम होता है सबसे पहले ये तो कि ये पहला फेज है ग्रोथ का, फर्स्ट फेज है ये। और इसमें क्या होता है कि सेल डिवीजन होता है। क्या करती है यहाँ पर, सेल डिवाइड करेंगी। सेल डिवाइड करेंगी तो प्रोटोप्लाज्म ज़्यादा चाहिए सेल डिवीजन करने से पहले। भाई अभी तो बताया कि जब भी सेल डिवाइड करेंगी उससे पहले वो अपने अंदर का माल मसाला इंक्रीज करेंगी, अपनी क्या करेंगी, तैयारी करेंगी डिवीजन करने के लिए। तो उसके लिए क्या होगा कि यहाँ पर डेंस प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म जो है वो डेंस होता है। अब नई सेल्स क्या हो रही है, सेल्स डिवाइड करके नई नई सेल बन रही है मेरिस्टेमेटिक फेज में। अब आपको पता है जब भी नया घर हमारा बनता है, हम नए घर में जब सेटल होते हैं तो जाते ही वहां पर क्या होता है कि उसका स्टोर रूम काम नहीं होता। जब घर पुराना हो जाता है, नया सामान आता है, जो फालतू का सामान होता है उसको स्टोर रूम में हम रखते जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक फेज का जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा। न्यूक्लियस जो है वो लार्ज होगा, लेकिन यहाँ पर जो वैक्यूलेशन होगा, वैक्यूल जो होगा वो क्या होगा, या तो एब्सेंट होगा या फिर छोटा होगा, लेस या फिर एब्सेंट होगा। ठीक है, अब सेल वॉल की बात की जाए, क्योंकि प्लांट्स की बात हो रही है, तो सेल वॉल कैसी होती है यहाँ पर कि प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जिसका सेल्यूलोज कैसा होता है, सेल्यूलोज थिन होता है, यानी कि पतला सेल्यूलोज होता है। और यहाँ पर क्या होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं, अबंडेंट होता है प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शंस जो हैं, एंड अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटा, बहुत सारे प्लाज्मोडेस्मेटा कलेक्शन क्या होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, सेल डिवाइड करती रहती है तो यानी कि सेल को बड़ा होने का टाइम ही नहीं मिल रहा, तो सेल साइज कैसी होती है मेरिस्टेमेटिक फेज में, छोटी होती है। और यहाँ पर सेल डिवीजन ज़्यादा होता है, इस वजह से मेरिस्टेमेटिक फेज में आप देखेंगे कि जो रेस्पिरेटरी रेट होती है, क्या होती है, रेस्पिरेटरी रेट होती है, वो भी क्या होती है, इसकी हाई होती है। तो रेस्पिरेटरी रेट हाई होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा किसके बारे में चर्चा, कि ये हुआ है मैम हमारा मेरिस्टेम के बारे में डिस्कशन हमने किया है। ओफो। और इसकी एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देती हूँ। एग्जाम्पल है कि इसका मेरिस्टेमेटिक फेज कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कि इसका एग्जाम्पल है शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक फेज के बाद में दूसरा जो फेज आता है उसका नाम है इलोंगेशन फेज। क्या नाम है, इलोंगेशन फेज। इलोंगेशन फेज में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। इलोंगेशन फेज में जो है सेल डिवाइड नहीं करती हैं, यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं होगी। पहली बात तो सेल का साइज क्या होगा, लार्ज होगा। सेल साइज बढ़ने का काम करेगा, इलोंगेट होने का काम करेगा। तो क्या होगा यहाँ पर, वैक्यूलेशन यानी कि वैक्यूल जो है वो क्या होंगे, लार्ज होंगे और बहुत सारे होंगे, मैक्सिमम होंगे और लार्ज होंगे वैक्यूल्स, क्योंकि अब घर क्या हो चुका है, पुराना हो चुका है। अब यहाँ पर स्टोर करने की जरूरत है, वहां पर स्टोरेज की नीड ही नहीं थी, क्योंकि नई नई सेल्स बनती जा रही है। जब बार बार सेल्स को डिवाइड करना है तो स्टोर कुछ करना ही नहीं है। लेकिन इलोंगेशन, जब सेल बड़ी हो रही है तो अब क्या करना है, इनको स्टोरेज का काम करना है। अब यहाँ पर सेल क्या करेंगी, स्टोरेज करना शुरू कर देंगी, और इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन हो गया, सेल साइज बढ़ गया, सेल डिवीजन नहीं हुआ। और यहाँ पर क्या होता है, न्यू सेल वॉल बनती है।
यानी कि सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है कहाँ पर, अंदर की तरफ, इनर टू प्राइमरी वॉल, क्योंकि अब क्या करना है, सेल को बड़ा होना है। लास्ट में देखिए, लास्ट फेज जो है, ग्रोथ फेज का लास्ट फेज जो है उसका नाम हमारा क्या है कि ग्रोथ फेज के लास्ट फेज को बोलते हैं हम मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज। ठीक है, मैच्योरेशन फेज में क्या होगा कि सेल डिवाइड हो गई, सेल बड़ी हो गई, अब सेल क्या करेगी, डिफरेंशिएट फेज में जाएगी। अब सेल अपना काम फिक्स कर लेगी कि मुझे कैसे दिखना है, कैसे रहना है, क्या फंक्शन करना है। यानी कि मैच्योरेशन फेज को हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक तरह का डिफरेंशिएटेड फेज है, डिफरेंशिएटेड फेज है, जिसमें सेल क्या करेगी, सेल डिफरेंशिएट हो जाएगी किसके अंदर, या तो वो स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएट हो जाएगी और या फिर फंक्शनल डिफरेंशिएट हो जाएगी। स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेल के अंदर, या फिर क्या हो जाएगा, फंक्शनल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फंक्शनल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन से आप क्या समझे कि जैसे आपने देखा होगा पेरेन्काइमा का सेल है, उसके अंदर क्या है, बहुत सारा प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। स्क्लेरेन्काइमा का सेल हम देखते हैं कि अंदर से पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म खाली हो गया, साइड में सिर्फ दीवारें हैं, वो क्या है, एक तरह का डेड सेल हो गया जिसको सपोर्ट करने का काम करना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन जब होगा तो क्या होगा कि इसका साइज एंड वैक्यूल जो होगा इसमें मैक्सिमम हो जाएगा। और यहाँ पे भी हमने क्या बोला है, वैक्यूलेशन लार्ज नहीं, यहाँ पे आप लिखो इंक्रीज्ड इन वैक्यूलेशन। क्या लिखना है, इंक्रीज वैक्यूलेशन, वैक्यूलेशन यानी कि नंबर और साइज इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर, किसके अंदर, इलोंगेशन फेज के अंदर। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन जब भी मैच्योरेशन फेज में सेल आएगी और वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि उसकी शक्ल कैसी होनी चाहिए, उसको दिखना कैसा है, तो स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि जो सेल है उसका शेप जो है दिखना जैसा है, जैसे स्क्लेरेन्काइमा की सेल कैसे दिखती है, कोलेन्काइमा की सेल कैसे दिखती है वो आपको पता है, तो वो उसका शेप जो है, स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स हो जाएगा। और अगर सेल जो है डिफरेंशिएट हो रही है फंक्शनल बेसिस पर, तो फंक्शनल बेसिस में क्या होगा कि ये परफॉर्म करेगी पर्टिकुलर फंक्शन, परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। जैसे कि आपने देखा है जो रूट हेयर की सेल्स होती हैं, रूट हेयर्स जो होते हैं, रूट हेयर्स की जो सेल होती हैं वो क्या करती हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रही है, यानी कि उनका काम क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन करना। उसी तरह से आपको ये भी पता है कि जो मेसोफिल सेल्स होती हैं उनका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना। तो यानी कि इनका फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन डिसाइड हो गया कि फंक्शन क्या करना है सेल को। तो इस तरह से सेल 3 फेजेस में, मैच्योरेशन फेज, इलोंगेशन फेज और सॉरी मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज और मैच्योरेशन फेज में क्या होती है, ग्रोथ करती है। तो ये यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं ग्रोथ के पैरामीटर्स क्या क्या हैं, ग्रोथ की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अब हम डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, इन तीनों को हम देखते हैं एक डायग्राम के अकॉर्डिंग। जैसे कि क्या हुआ कि ये सरफेस क्या किसकी है, ये सॉइल है। इस सॉइल में मैंने क्या किया, सीड को जर्मिनेट करवाया। सीड जर्मिनेट करके क्या बनाता है, सीडलिंग बनाता है। और सीड ने जर्मिनेट करके ऊपर की तरफ सीडलिंग बना के ये नीचे की तरफ इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना दिया, ऊपर की तरफ एक स्ट्रक्चर बना दिया। शूट जो सॉइल होती है उसके ऊपर की तरफ जो ग्रोथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं कि शूट ग्रोथ हुई है, शूट की ग्रोथ हुई है। और सॉइल के अंदर की तरफ हम क्या बोलते हैं कि रूट ने ग्रोथ किया है। ये क्या है, शूट ग्रोथ है, और ये क्या है, हमारी रूट ग्रोथ है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, सीड, जिसको हमने सॉइल में क्या किया है, जर्मिनेट किया है। अब सॉइल से अगर मैं मैच्योरेशन फेज, इलोंगेशन फेज या फिर मेरिस्टेमेटिक फेज की बात करूं, तो ये जो तीनों तरह की सेल्स होती हैं, तीनों तरह की जो फेज होती हैं, वो किस तरह से
प्रेजेंट होती हैं। तो ये सीड था, सीड को मैंने क्या किया, जर्मिनेट किया। जर्मिनेट होने के बाद में ऊपर की तरफ, सॉइल से ऊपर जनरली शूट की ग्रोथ होती है, सॉइल के अंदर रूट की ग्रोथ हो रही है। तो जो पार्ट, क्या बोल रही हूं मैं, जो पार्ट सॉइल, बेस क्या लिया है मैंने, सॉइल, जो पार्ट सॉइल से दूर है, दूर की तरफ प्रेजेंट है, उस पार्ट को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक फेज। क्या बोलते हैं इस पार्ट को हम, मेरिस्टेमेटिक फेज। रूट का हो या फिर शूट का हो, रूट का हो या फिर क्या हो, शूट का हो, लेकिन सॉइल से जो दूर होता है प्रेजेंट पार्ट, उसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक फेज। वो कौन सा फेज होता है, मेरिस्टेमेटिक फेज होता है। दूर का मतलब क्या है कि डिस्टल पार्ट की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, डिस्टल पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इस मेरिस्टेमेटिक फेज के जो पास में प्रेजेंट होता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं इलोंगेशन फेज। क्या बोलते हैं, इलोंगेशन फेज। ठीक है। और इलोंगेशन के पास में जो प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन फेज। क्या बोलते हैं बच्चा, मैच्योरेशन फेज। और आप देख सकते हैं कि ये जो मैच्योरेशन फेज है, क्या है बच्चों, ये जो मैच्योरेशन फेज है, ये सॉइल के पास में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, सॉइल के पास प्रेजेंट है। तो इसके लिए हम, पास के लिए जो टर्म यूज की जाती है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल। क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल। तो ये क्या है, ये टर्म इसके लिए प्रॉक्सिमल। तो आपसे अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन किस तरह से आता है देखिए मैं आपको बताती हूँ। मान लो क्वेश्चन आया कि बताइए प्रॉक्सिमल एंड ऑफ इलोंगेशन जोन। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ इलोंगेशन जोन पूछ लिया जाए, या फिर क्वेश्चन पूछे आपसे डिस्टल एंड ऑफ इलोंगेशन जोन, तो क्या आंसर होगा आपका। देखिए सबसे पहले तो इलोंगेशन की बात हो या किसी भी की भी बात हो, डिस्टल में जो सबसे दूर फेज प्रेजेंट होता है वो है मेरिस्टेमेटिक फेज, ठीक है। तो इलोंगेशन वाले के लिए बात पास की हो या दूर की हो, इलोंगेशन वाले फेज के लिए हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉक्सिमल की। कि इलोंगेशन के लिए पास में कौन है, मेरिस्टेम वाला तो पहले से ही डिस्टल, उसके लिए तो हम टर्म यूज कर रहे हैं। तो इलोंगेशन वाले के लिए पास में कौन सा फेज है, तो इसका प्रॉक्सिमल एंड है आपका मैच्योरेशन फेज। क्या है, मैच्योरेशन फेज। और डिस्टल की बात की जा रही तो इलोंगेशन के लिए हो या किसी भी चीज के लिए हो, मेरिस्टेमेटिक फेज क्या है, डिस्टल पार्ट है। मेरिस्टेमेटिक फेज क्या है, डिस्टल पार्ट। ये सॉइल से क्या होता है, दूर होता है। तो फेज ऑफ इलोंगेशन किसकी, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ इलोंगेशन पूछा जाए तो पास में कौन है, मैच्योरेशन फेज। डिस्टल एंड ऑफ इलोंगेशन पूछा जाए तो क्या है, मेरिस्टेमेटिक फेज। इसलिए ये बताया है कि जो सॉइल से, बेस क्या रखना है, सॉइल रखना है। सॉइल से जो दूर है वो मेरिस्टेमेटिक फेज है, सॉइल के जो सबसे पास है वो मैच्योरेशन फेज है, और इन दोनों के बीच में आपका इलोंगेशन फेज है। इस तरह से एक सीड को जर्मिनेट करते हुए एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, डिटेक्शन ऑफ जोन्स ऑफ इलोंगेशन बाय द पैरेलल लाइंस टेक्निक, जोन्स ABCD immediately behind the apex have elongated most। तो ये किसका बता रहा है, ये जो सीड जर्मिनेट हो रहा है ये रूट अपेक्स को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप की क्या दी हुई है, हमें नाम दिए हुए हैं, AB जोन है, DC जोन है और GFE जोन है। तो आपको पता है कि जो सॉइल से दूर है वो कौन सा फेज है, मेरिस्टेमेटिक फेज है। तो आपका AB फेज कौन सा है, मेरिस्टेमेटिक है। AB किसको बता रहा है, मेरिस्टेमेटिक को। उसके बाद में है इलोंगेशन, और जो सॉइल के पास में है वो है हमारा मैच्योरेशन फेज, यानी कि GFE किसको बता रहा है, मैच्योरेशन फेज को बता रहा है। ये इस डायग्राम में हमें शो किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ रेट। अब तक हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ रेट को। किसको पढ़ेंगे, ग्रोथ रेट को। देखिए ग्रोथ रेट क्या होती है,
ग्रोथ रेट की डेफिनेशन, इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम, increased growth per unit time is called growth rate। पर यूनिट टाइम में जो ग्रोथ इंक्रीज की जाती है एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ रेट बोलते हैं। ये ग्रोथ रेट जो है वो 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? ग्रोथ रेट्स होती है हमारी 2 टाइप्स की। नंबर 1 एरिथमेटिक ग्रोथ, और नंबर 2 जियोमेट्रिक ग्रोथ। इस तरह से एक डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में जो एरिथमेटिक और जियोमेट्रिक ग्रोथ को बता रहा है। हम सबसे पहले बात डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, एरिथमेटिक ग्रोथ के बारे में। किसके बारे में? एरिथमेटिक ग्रोथ के बारे में, कि एरिथमेटिक ग्रोथ क्या होती है। तो एरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होगा बच्चों, कि जनरली इस टाइप की ग्रोथ में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, ठीक है, वही क्या करेंगी, सेल डिवाइड करेंगी। तो मेरिस्टेमेटिक सेल जब डिवाइड करता है तो ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल से 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और इन 2 सेल्स में से एक सेल जो है वो तो मेरिस्टेमेटिक रहती है, यानी कि 1 रिमेन्स मेरिस्टेमेटिक, बट जो दूसरी सेल होती है वो क्या करती है, डिफरेंशिएट हो जाती है। यानी कि अब इसने बोल दिया कि मुझे आगे डिवाइड नहीं करना, यानी कि एक तो डिवीजन करने के लिए तैयार है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक बनना चाहती है दोबारा से, लेकिन जो दूसरी सेल है उसने क्या बोला है कि मुझे आगे जाकर अब डिवाइड नहीं करना, यानी कि 1 गेट्स रिमेन्स मेरिस्टेमेटिक एंड 1 गेट्स डिफरेंशिएटेड। अब ये वापस से जो मेरिस्टेमेटिक सेल होगी ये क्या करेगी, आगे डिवाइड करेगी। तो ये सेल जब भी डिवाइड करेगी मेरिस्टेमेटिक सेल, तो एरिथमेटिक में क्या होगा, इससे फिर से 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। एक जो है फिर से मेरिस्टेमेटिक बन जाएगी, और दूसरी वाली जो सेल होगी वो क्या होगी, वो क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएटेड हो जाएगी। तो इसकी एक डिफरेंशिएटेड सेल, इसकी एक मेरिस्टेमेटिक सेल, और इस वाले की वापस से ऊपर वाली कौन सी, हमारी डिफरेंशिएटेड सेल। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स फिर से क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। क्या कर रही है बच्चा, डिवाइड कर रही है। अब इसको फिर से डिवाइड करना है, तो देखिए ये फिर से क्या करेगी, एक सेल बनाएगी जो मेरिस्टेमेटिक होगी, और दूसरी वाली सेल जो होगी वो क्या होगी बच्चों, दूसरी वाली सेल हमारी फिर से क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएटेड सेल बन जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है एरिथमेटिक ग्रोथ में, जब भी एक मेरिस्टेमेटिक सेल, एरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है कि एक मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करती है और क्या बनाती है, 2 डॉटर सेल बनाती है। ये क्या है, हमारी मेरिस्टेमेटिक सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल। और ये वाली सेल है जो क्या कर रही है, जिसने स्टॉप्स डिवाइडिंग, जिसने डिवाइड करना क्या कर दिया है, स्टॉप कर दिया है। फिर से ये वाली सेल जो है इसने क्या किया, स्टॉप कर दिया डिवीजन, स्टॉप्स डिवाइडिंग। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स में 2 तरह की सेल्स बनती हैं, जिसमें से एक सेकेंड, आउट ऑफ 2 डॉटर सेल, एरिथमेटिक ग्रोथ में क्या हुआ, आउट ऑफ 2 डॉटर सेल, एक मेरिस्टेमेटिक सेल से 2 सेल बनी, और उन दोनों डॉटर सेल्स में से एक ने क्या किया, एक जो है 1 रिमेन्स मेरिस्टेमेटिक, 1 रिमेन्स मेरिस्टेमेटिक, one gets differentiated। डिफरेंशिएटेड, एक मेरिस्टेमेटिक सेल बन गई और एक ने क्या किया, अपने आप को डिफरेंशिएट कर दिया कि मैं आगे जाकर अब डिवाइड नहीं करूंगी। जब एरिथमेटिक ग्रोथ का हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ इस तरह से मिलता है, एरिथमेटिक ग्रोथ का ग्राफ ऐसे मिलता है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस पर हम ले रहे हैं लेंथ, और ये है हमारा टाइम।
तो एक पर्टिकुलर लेंथ में, एक पर्टिकुलर टाइम में जब क्या कर रही है मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो सेल डिवाइड कर रही है, तो उसकी लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से एक पर्टिकुलर लीनियर ग्राफ क्या होता है, हमें मिलता है। कभी भी ग्रोथ का जो रेट, ग्रोथ का ग्राफ होता है वो 0 से शुरू नहीं होता है, ये एक थोड़ी फिक्स ऊंचाई से क्या होता है, शुरू होता है। यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिला है, एक लीनियर ग्राफ मिला है। लीनियर ग्राफ मिला है किसके अंदर, एरिथमेटिक ग्रोथ के अंदर। जब मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर सेल डिवीजन होता है और इसका हम ग्राफ बनाते हैं एक पर्टिकुलर लेंथ और टाइम में, हमने क्या लिया, एक्स एक्सिस पर टाइम लिया, वाई एक्सिस पर लेंथ लिया, तो हमें एक लीनियर ग्राफ मिलता है। और यहाँ पर जो इक्वेशन प्रेजेंट होती है वो इक्वेशन क्या होती है, L0 इज इक्वल टू से, एक सेकेंड, L0 नहीं होता, LT इज इक्वल टू LT इज इक्वल टू LO प्लस RT। LT क्या है यहाँ पर, T टाइम में लेंथ, T टाइम पर लेंथ है, क्या है LT, लेंथ एट T टाइम, लेंथ एट T टाइम, ठीक है। L0 क्या है या L नॉट क्या है, लेंथ एट टाइम T, LT, और L0 लेंथ एट टाइम 0, R इक्वल टू क्या है, ग्रोथ रेट, और उसके अलावा क्या बचा, T इज इक्वल टू है यहाँ पर टाइम। क्या हुआ एरिथमेटिक ग्रोथ कि मेरिस्टेमेटिक सेल ने डिवाइड किया, एक सेल मेरिस्टेमेटिक बनी रही, दूसरी सेल डिफरेंशिएट हो गई, और इस तरह से आगे डिवीजन होता चला गया। एक सेल हमेशा मेरिस्टेमेटिक रही और दूसरी सेल्स जो है वो डिफरेंशिएट होती चली गई। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एरिथमेटिक ग्रोथ के एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल है रूट इलोंगेशन। एग्जाम्पल क्या है, रूट इलोंगेशन एट कांस्टेंट टाइम, ठीक है। ये है हमारी एरिथमेटिक ग्रोथ। अब हम बात करते हैं दूसरी किसके बारे में, जियोमेट्रिक ग्रोथ के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, जियोमेट्रिक ग्रोथ के बारे में। जियोमेट्रिक ग्रोथ जो होती है, इसमें क्या होती है, ग्रोथ जो है एक्सपोनेंशियली होती है। ग्रोथ विल अकर एक्सपोनेंशियली, मतलब कि इस वाले इसमें क्या होता है, जियोमेट्रिक ग्रोथ में एक मेरिस्टेमेटिक सेल होती है जो डिवाइड करके आगे एक मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करेगी, तो ये डिवाइड करके जो दो डॉटर सेल बनाएगी वो दोनों की दोनों क्या होंगी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी। फिर ये दोनों डॉटर सेल्स भी जो है आगे जाके क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी, तो ये दोनों भी आगे जाकर इन दोनों डॉटर सेल्स से आगे जाकर जब डिवाइड करेंगी तो इनसे भी जो सेल बनेगी वो दोनों डॉटर सेल्स भी क्या होंगी, मेरिस्टेमेटिक टाइप की होंगी। यानी कि इसमें दोनों की दोनों डॉटर सेल्स जो हैं वो क्या होंगी, मेरिस्टेमेटिक टाइप की होंगी। तो ग्रोथ विल अकर एक्सपोनेंशियली एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है, बोथ डॉटर सेल remain मेरिस्टेमेटिक। दोनों की दोनों डॉटर सेल्स क्या होती हैं, मेरिस्टेमेटिक होती हैं। अभी हमने देखा कि एक लीनियर ग्राफ मिला था हमें एरिथमेटिक ग्रोथ में, ठीक है, लेकिन जो जियोमेट्रिक ग्रोथ का ग्राफ होता है वो होता है सिग्मोइड कर्व। कैसा होता है, सिग्मोइड कर्व बनाता है। देखिए यहाँ पर जो हम लेने वाले हैं वो हम लेंगे इधर तो टाइम और इधर मैंने ले लिया है वेट, ठीक है। क्या होता है, सिग्मोइड ग्राफ मिलता है।
इस तरह से एक ग्राफ मिलता है जिसका नाम है, यानी कि इसका शेप कैसा होता है, सिग्मॉइड कर्व जैसा होता है, सिग्मॉइड कर्व जैसा जियोमेट्रिक का ग्राफ होता है। ठीक है, यहाँ पर यानी कि जब वेट बढ़ना स्टार्ट हुआ तो वेट सडनली एक साथ से नहीं बढ़ गया, वेट क्या हुआ, इनिशियल में धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है। तो इस फेज को हम बोलते हैं लेग फेज। क्या बोलते हैं बेटा, इस फेज को हम बोलते हैं लोग फेज, सॉरी लेग फेज। लेग फेज यानी कि इनिशियल यहाँ से क्या हुआ है, वेट बढ़ना स्टार्ट हुआ है, ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ है, फिर सडनली क्या होता है, स्टार्टिंग में तो वेट धीरे धीरे बढ़ रहा है जिसको हम लेग फेज बोल रहे हैं, फिर सडनली क्या होगा, सडनली जो है सेल बहुत ज्यादा नंबर में डिवाइड होती चली जाएंगी और वेट एकदम से बढ़ जाएगा। तो इस फेज को हम बोलते हैं लोग फेज। क्या बोलते हैं, लोग फेज, या फिर इसे ही हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज, एक्सपोनेंशियल फेज। और इसी का दूसरा नाम है एक्सीलरेशन फेज। क्या है, एक्सीलरेशन फेज। इस फेज में क्या होती है, जो ग्रोथ है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। फिर एक टाइम क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है जब क्या होती है, जो ग्रोथ है, एक टाइम ऐसा आता है जो ग्रोथ होती है, यानी कि वेट जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है। पहले स्टार्टिंग में सडनली इंक्रीज नहीं हुआ, धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, फिर एकदम से इंक्रीज हुआ, तो उसको हमने बोला लोग फेज। ठीक है, धीरे धीरे जब बढ़ रहा था तो लेग फेज। फिर एक टाइम ऐसा आया जब क्या हुआ, जो वेट है वो डिक्रीज होने लग जाएगा, तो इस फेज को हम बोलते हैं डिक्लेरेशन फेज। डिक्लेरेशन फेज क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन फेज, या फिर डिक्लाइनिंग फेज, डिक्लाइनिंग फेज बोलेंगे, या फिर आप इसको बोलते हो डी एक्सीलरेशन फेज, डी एक्सीलरेशन फेज। ठीक है, फिर एक टाइम बाद क्या होगा, एक टाइम बाद जो है ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा। आप कितना ही टाइम बढ़ाओ, कितना ही पर्टिकुलर टाइम बढ़ाओ, लेकिन वेट जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में वेट इंक्रीज होना खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, बंद हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इस फेज को हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज। क्या बोलते हैं बच्चों, इस फेज को हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज, और या फिर इसको आप बोलते हो एसिम्पटोट, एसिम्पटोट। और ऐसा इकोलॉजी में ग्राफ जो है वहाँ पर देखने को मिलेगा आपको एसिम्पटोट टाइप का। और यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि ऐसा इस वजह से हुआ है कि जो न्यूट्रिशंस हैं वो क्या हुए, वो कंज्यूम्ड हो गए, न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम्ड अप, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो थे वो क्या हुए, खत्म हो गए। इस वजह से ये ग्राफ क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया, यानी कि यहाँ पर जो ग्रोथ रेट होगी वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, किसकी बात करूं, इक्वेशन की बात करूं, तो जियोमेट्रिकल ग्रोथ जो होती है उसका इक्वेशन हमें कैसा मिलता है, देखिए इसका इक्वेशन हमें मिलता है WT इज इक्वल टू WO e की पावर RT। यहाँ पर WO मतलब यहाँ पर W जीरो से, W नॉट से मतलब है मेरा, ठीक है, और सॉरी R इज इक्वल टू, ये हमें पता करना है। तो WT यानी कि वेट 8 टाइम T, W नॉट का मतलब है वेट 8 टाइम 0, और R क्या है, रिलेटिव ग्रोथ है। R क्या है, रिलेटिव ग्रोथ रेट है, जो किसको बता रही है, एफिशिएंसी इंडेक्स को बता रही है। एफिशिएंसी इंडेक्स का मतलब है अमाउंट ऑफ न्यू मैटर सिंथेसाइज्ड। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियली इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन।
समझ में आया? ठीक है। और अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, किसके एग्जाम्पल की? जियोमेट्रिक ग्रोथ के एग्जाम्पल की बात करूं तो आपको पता है कि स्टार्टिंग में जो जाइगोट होता है, ठीक है, इस जाइगोट से किसका फॉर्मेशन होता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर इसमें बहुत सारे क्लीवेज होते हैं जिससे नंबर ऑफ सेल्स का नंबर क्या होता है? बढ़ता है। तो इस एम्ब्रियो के अंदर जो जाइगोट में जो इनिशियल क्लीवेज होते हैं, उसमें कौन सी ग्रोथ देखने को मिलती है? उसमें हमें देखने को मिलती है जियोमेट्रिक ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन बाद में क्या होता है, इसके बाद में जब पर्टिकुलर जितनी सेल्स चाहिए थी मेरिस्टेमेटिक सेल्स को डिवाइड कर करके हमने बना ली, तो बाद में क्या होता है, इसी जाइगोट के अंदर जब एम्ब्रियो बन जाता है, इनिशियली क्लीवेज कर करके बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ से जियोमेट्रिक ग्रोथ होते होते एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 10, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 34, यानी कि गेस्ट्रुला ब्लास्टुला जैसे स्टेजेस हम पढ़ेंगे, आपने पढ़ी भी होगी, वो सब बन जाती है। तो फिर इस जियोमेट्रिक ग्रोथ के बाद में वापस से एरिथमेटिक ग्रोथ होने लग जाती है। तो लेटर ऑन एरिथमेटिक ग्रोथ। समझ में आया? तो ये इक्वेशन भी याद रखनी है, ये जो अलग अलग ग्राफ में फेज आए हैं ये भी आपको याद रखना है। तो हमने अब तक किसके बारे में बात की है? ग्रोथ रेट के बारे में बात की है। अब हम आगे बात करेंगे ग्रोथ को मेजर करने के बारे में, मेजर ऑफ ग्रोथ। अब ग्रोथ को मेजर कैसे किया जा सकता है कि ग्रोथ को मेजर करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो आप उसकी क्या रिलेटिव ग्रोथ पता कर लो या फिर एब्सोल्यूट ग्रोथ पता कर लो। एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होगी कि करंटली, जैसे मेरा वजन 4 साल पहले 40 किलो था, करंटली मेरा वजन 50 किलो है, तो मैं एब्सोल्यूट वेट की बात करूं तो आप क्या करोगे, पहले वाले में से अभी वाला माइनस कर लोगे तो पता लग जाएगा ना, अभी वाले में से पहले वाला माइनस कर लोगे तो पता लग जाएगा कि एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी हुई। लेकिन रिलेटिव ग्रोथ में क्या होता है कि इतने टाइम में जो परसेंटेज था वो कितना बढ़ा, उसके बारे में बताता है रिलेटिव ग्रोथ। एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या बताता है? एक्यूरेट जो करंट जो ग्रोथ है उसको बताता है। लेकिन रिलेटिव ग्रोथ किसको मेजर करता है? परसेंटेज को मेजर करता है। तो मेजर ग्रोथ को मेजर करने के लिए क्या होता है? दो तरह की ग्रोथ होती है, एक होती है एब्सोल्यूट ग्रोथ। एब्सोल्यूट ग्रोथ को पता करने के लिए आप क्या कर सकते हो? फाइनल माइनस इनिशियल, ये फॉर्मूला होता है। पहले वाले मतलब जो फाइनल है उसमें से पहले वाले को माइनस करके देख लो तो एब्सोल्यूट आपको ग्रोथ पता चल जाएगी। और एब्सोल्यूट ग्रोथ जो होती है बच्चों, ये क्या बताती है कि एक्चुअल कितना इंक्रीज हुआ है, ये बताती है एक्चुअल इंक्रीज को, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसके बारे में? रिलेटिव ग्रोथ के बारे में, रिलेटिव ग्रोथ रेट के बारे में, तो इससे हमें पता चलता है परसेंटेज। क्या पता चलता है हमें बच्चों? परसेंटेज पता चलता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या बताती है? परसेंटेज बताती है कि जो चेंज हुआ है या फिर एक्चुअल इंक्रीज हुआ है, चेंज या एक्चुअल इंक्रीज हुआ है वो पर यूनिट टाइम में कितना हुआ है। पर यूनिट टाइम के बारे में अगर हम बात करना हो कि इतने टाइम में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, तो वो हम किससे पता करेंगे? रिलेटिव ग्रोथ रेट से पता करेंगे, ठीक है। ये दो तरह से क्या कर सकते हैं हम? ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, दिखाई तो दे रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ। देखिए इस डायग्राम में ए और बी दो लीफ दी हुई है। ए लीफ जो करंटली मतलब इनिशियल कितनी थी? 5 सेंटीमीटर थी, अभी बाद में उसकी जो है इंक्रीज हुआ, उसके अंदर उसकी ग्रोथ जब बढ़ी तो 10 सेंटीमीटर हो गया। बी जो है उसकी पहले कितनी हाइट के बारे में या ग्रोथ के बारे में बात करो तो पहले थी 50 सेंटीमीटर की, अब हो गई है 55 सेंटीमीटर की। तो पहले हम दोनों की क्या बात करेंगे? एब्सोल्यूट ग्रोथ के बारे में देखेंगे। तो हम दोनों की क्या देख लेते हैं यहाँ पर? एब्सोल्यूट ग्रोथ देख लेते हैं पहले।
एब्सोल्यूट ग्रोथ। क्या होती है एब्सोल्यूट ग्रोथ? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, यहां पे मैं पहले क्या कर लेती हूं, ए और बी का फाइनल और इनिशियल लिख लेती हूं। फाइनल, इनिशियल और बी लीफ का भी के भी बारे में वैल्यू लिख लेते हैं हम पहले, फाइनल और इनिशियल। ठीक है, ए लीफ का फाइनल है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और इनिशियल है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी लीफ का देखिए फाइनल है 55 सेंटीमीटर स्क्वायर और इनिशियल है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है। देखिए अब वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो लीफ ए इज इक्वल टू, फाइनल कितना है लीफ ए का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक्चुअल इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इधर लीफ बी के बारे में डिस्कशन करते हैं। लीफ बी का एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 55 माइनस 50 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ से तो लीफ ए और लीफ बी की ज्यादा ग्रोथ का पता नहीं चल रहा, दोनों सिमिलर ही आ रहा है। अब हम देखते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या है। क्या देखते हैं अब हम रिलेटिव ग्रोथ रेट देखते हैं दोनों का। एक सेकेंड, रिलेटिव ग्रोथ रेट देखते हैं। रिलेटिव ग्रोथ का फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो फाइनल कितना है देखिए इधर 10 माइनस 5 अपॉन 5 इंटू 100। इसका भी वैल्यू में पुट करते हैं वैल्यू को फॉर्मूले में रिलेटिव वाले का। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है भाई 55 माइनस इनिशियल 50 अपॉन इनिशियल कितना है, एक सेकेंड फाइनल डाल दिया मैंने, फाइनल 55 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू 100। तो यहाँ पर हमें जो मिलेगी रिलेटिव ग्रोथ वो 10% है और यहाँ पर जो मेरी रिलेटिव ग्रोथ है वो कितनी है 100% है। यानी कि एब्सोल्यूट ग्रोथ से आप एक्चुअल जो करंटली इनिशियल इंक्रीज हुआ है वो आप देख सकते हो, लेकिन रिलेटिव ग्रोथ से हमें क्या चलता है, परसेंटेज पता चलता है। जैसे मैं बोलूँ आपको कि मेरी सैलरी 10,000 रुपये थी आज के 4 साल पहले, अभी मेरी सैलरी हो गई है 15,000 रुपये, तो आप क्या करोगे कि परसेंटेज देखोगे कि कितना परसेंट बढ़ा है, तो वो रिलेटिव ग्रोथ से पता चलेगा। और एब्सोल्यूट ग्रोथ से क्या होगा, हमें एक्चुअल जो इंक्रीज हुआ है वो पता चलेगा। अब हम कंप्लीट कर चुके हैं ग्रोथ का मेजरमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। किसके बारे में, डिफरेंशिएशन के बारे में। तो देखिए डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। क्या होता है डिफरेंशिएशन, बहुत ध्यान से पढ़ना है, सारा फोकस यहीं पे होना चाहिए। डिफरेंशिएशन मेरिस्टेमेटिक सेल, क्या होगा कि जब मेरिस्टेमेटिक सेल, क्या होता है डिफरेंशिएशन कि जब मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करे, मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करती है, सेल डिवीजन करती है, डिवाइड करती है अपने आप को। ये अपनी सेल डिवीजन की कैपेसिटी को जब खो देती है, लूज कर देती है, यानी कि लूज कैपेसिटी, मेरिस्टेमेटिक सेल लूज कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, लूज कैपेसिटी फॉर डिवीजन। तो क्या होती है ये मेरिस्टेमेटिक सेल, जब सेल को डिवाइड करने की कैपेसिटी खो देती है, तो यही मेरिस्टेमेटिक सेल क्या बनाती है, डिफरेंशिएटेड सेल। तो ये किस सेल का फॉर्मेशन करती है कि ये बनाती है डिफरेंशिएटेड सेल। और इसी डिफरेंशिएटेड सेल से आगे जाके बनते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू।
प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्या बोला मैंने कि मेरिस्टेमेटिक सेल का काम होता है डिवाइड करना, लेकिन जब मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करने से मना कर दे, अपनी कैपेसिटी को खो दे डिवाइड करने वाली को, तो वो डिवीजन ना करके क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है। और जब पहली बार मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन ना करके डिफरेंशिएटेड सेल में कन्वर्ट होती है तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू या फिर प्राइमरी परमानेंट सेल। यानी कि अब सेल डिवाइड नहीं करेगी, सेल डिवीजन कर करके थक चुकी है, तो वो बोल रही है मुझे तो एक फिक्स काम कर दे दो। तो ये प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन। क्या होता है ये प्रोसेस? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन। ये यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस था ये था डिफरेंशिएशन। लेकिन होता है ना अज्ञानतावश कुछ चीजें हम जल्दबाजी में कर लेते हैं, लेकिन उसका बाद में हमें रिग्रेट होता है कि हमने ये क्यों किया है। ठीक है, तो अब प्राइमरी जब ये डिफरेंशिएटेड सेल बन गई मेरिस्टेमेटिक सेल, तो इसको होश आ रहा है कि नहीं नहीं यार, अभी तो मेरे पास में जिंदगी बाकी थी, मैं जी सकती थी, मुझे क्या जरूरत थी अपनी कैपेसिटी को खोने की। तो ये डिफरेंशिएटेड सेल जो होती है, डिफरेंशिएटेड सेल, मान लो ये प्राइमरी जो मेरिस्टेमेटिक सेल थी, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब डिवीजन करने की कैपेसिटी खो देती है तो डिफरेंशिएटेड सेल बनाती है, यानी कि प्राइमरी परमानेंट सेल बनाती है। मान लो ये है हमारी कौन सी पैरेन्काइमा सेल, कि इसने पहले डिसाइड किया था कि मैं तो स्टोरेज करूंगी। क्या बोला था इसने कि मैं तो स्टोरेज करूंगी, लेकिन अब इसका क्या हो गया, मूड चेंज हो गया इसका। अब ये बोल रही नहीं नहीं, मुझे तो वापस से सेल डिवाइड करना है। यानी कि जब डिफरेंशिएटेड सेल क्या करे, अगेन ये क्या करे, अगेन स्टार्ट कर दे सेल डिवीजन करना, यानी कि अगेन regains the capacity, again regains the capacity of division। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि पहले डिफरेंशिएट होकर सेल ने क्या किया, डिवीजन ना करके एक परमानेंट काम करना चूज किया, लेकिन सेल बाद में बोल रही कि नहीं मुझे तो फिर से डिवीजन करना है। तो डिफरेंशिएट सेल वापस से क्या करने लग जाए, सेल डिवाइड करने लग जाए, यानी कि इसने डिफरेंशिएशन वाले काम को छोड़ दिया। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, और इस डी डिफरेंशिएशन से जो सेल बनती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो क्या करेगी आगे जाके सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगी। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या करवाता है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। अभी हम थोड़ी देर पहले देख करके आए। ठीक है, अब क्या हो, ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है क्या है, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम की जो सेल है, सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है ये फिर से क्या कर दे, अपनी कैपेसिटी, सेल डिवीजन की कैपेसिटी को लूज कर दे, खो दे। यानी कि क्या हो कि सेकेंडरी मेरिस्टेम लूज इट्स डिवीजन एबिलिटी। तो डिवीजन की एबिलिटी को खो देगी तो क्या होगी, फिर से डिफरेंशिएट हो जाएगी और क्या करेगी, ये परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो आगे जो इनसे जो सेल्स का फॉर्मेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। यानी कि सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब क्या करे, अपनी सेल डिवीजन की कैपेसिटी को खो दे और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करे, तो इस प्रोसेस को या फिर इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रीडिफरेंशिएशन। क्या बोला जाता है, रीडिफरेंशिएशन। सबसे पहले है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की पहली बार प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स अपनी सेल डिवीजन की कैपेसिटी खोल रही है और प्राइमरी परमानेंट सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है, तो वो प्रोसेस है डिफरेंशिएशन। फिर प्राइमरी परमानेंट सेल क्या बोल रही है कि मुझे तो फिर से डिवाइड करना है, मुझे डिफरेंशिएट होकर पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम नहीं करना, यानी कि उसने फिर से अपनी कैपेसिटी को
सेल जो डिवीजन की कैपेसिटी थी उसको गेन कर लिया, तो वो क्या हुआ, डिफरेंशिएशन को हटा के डी डिफरेंशिएशन, और फिर डी डिफरेंशिएशन से प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में डी डिफरेंशिएशन से सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स का फॉर्मेशन हुआ जिसने सेकेंडरी ग्रोथ की। और जब सेकेंडरी मेरिस्टेम वापस से बोल रहा है कि मुझे अब आगे डिवाइड नहीं करना, यानी कि ये फिर से अपनी सेल डिवीजन की कैपेसिटी को खो देता है और परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन, तो इस कंडीशन में सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, रीडिफरेंशिएशन। जैसे इमेजिन करो कि अभी तुम 10th क्लास में, ठीक है, तुम तो नहीं हो, मतलब तुम तो 11th 12th वाले नीट वाले बच्चे हो। जब तुम 10th क्लास में थे, 10th का रिजल्ट आने के बाद में तुमने क्या डिसाइड किया कि मुझे तो मेडिकल करना है, इसलिए मुझे क्या लेना है, बायो सब्जेक्ट लेना है। तो तुम डिफरेंशिएट हो गए कि मेडिकल की तैयारी करनी तो बायो सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। फिर थोड़े टाइम बाद तुमने बोला कि नहीं नहीं, बायो में तो मजा नहीं आ रहा, मुझे तो सॉफ्टवेयर की तैयारी करना है, मुझे तो मैथ्स लेनी चाहिए थी। 4 महीने बाद तुम्हें होश आ रहा है कि मैथ्स मेरे लिए ज्यादा सुटेबल थी, तो तुम पहले डिफरेंशिएट हो गए बायो में, फिर तुम्हें लगा मैथ्स में ज्यादा अच्छे मार्क्स आए थे 10th क्लास में, तो मुझे तो मैथ्स लेनी है। तो तुमने क्या किया, उस डिफरेंशिएट को वापस से छोड़ के तुम पहले वाली कंडीशन में चले गए, डी डिफरेंशिएशन कर लिया, और फिर तुमने थोड़े टाइम के लिए क्या की, मैथ्स पढ़ी। फिर तुम्हें मैथ्स पढ़ के लगा कि अरे यार 11th 12th के मैथ्स सॉल्व नहीं हो रही, आगे बीएससी एमएससी बीटेक कुछ भी करूंगा तो उसकी मैथ्स में से कैसे सॉल्व होगी, जेई वगैरह की प्रिपरेशन करूंगा तो कैसे सॉल्व होगी। तो तुम क्या बोल रहे हो कि नहीं नहीं भाई, मुझे मैथ्स नहीं लेना, मुझे तो वापस से बायो दिला दो ताकि मैं नीट की तैयारी कर लूं, मेडिकल लाइन ज्यादा इजी है। इस वजह से फिर तुम वापस से मैथ्स, पहले बायो ली, उसको छोड़ के मैथ्स में चले गए, डी डिफरेंशिएशन कर लिया तुमने, फिर अब बायो लेकर रीडिफरेंशिएशन कर लिया। तो ये क्या होता है, 3 तरह की टर्म्स होती हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। हम 1 बाय 1 सबके बारे में पढ़ते हैं और मैं बताऊंगी इसमें कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक क्वेश्चन तो मैक्सिमम यहाँ से बनने के चांसेस रहते हैं। ये सेकंड पार्ट है तुम्हारे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। स्टार्टिंग में ग्रोथ बताया, फिर डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन के बारे में है, और लास्ट में प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में है, यानी कि रेगुलेटर्स के बारे में है। तो देखिए पहले क्या होता है, सबसे फर्स्ट में क्या होता है, सबसे पहले जैसे ये होता है सीड। सीड क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा और क्या बना लेगा, ये एम्ब्रियो। यानी कि सीड के अंदर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है, इस एम्ब्रियो के अंदर क्या होंगे, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम प्रेजेंट होंगे, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम प्रेजेंट होंगे। और ये क्या करेंगे, सीड जो है अब जर्मिनेट करेगा, यानी कि सीडलिंग बना लेगा, एक गुंडा बन जाएगा इसके ऊपर। इसने क्या किया, सीडलिंग बना ली। और अब क्या बने हैं, इसके अंदर प्राइमरी मेरिस्टेम बना है। क्या बताया मैंने कि सीड था, सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो के अंदर एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम है जो क्या करेगा, सीड को जर्मिनेट करवा रहा है, यानी कि सीड को जर्मिनेट करवाया, यानी कि सीड का हुआ सीडलिंग, और उससे क्या बना, प्राइमरी मेरिस्टेम जो था। प्राइमरी मेरिस्टेम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम डाइकोट में भी प्रेजेंट होता है और मोनोकोट में भी प्रेजेंट होता है, डाइकोट एंड मोनोकोट दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेम की अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो प्राइमरी मेरिस्टेम क्या करवाएगा, प्राइमरी ग्रोथ करवाता है। और प्राइमरी मेरिस्टेम कौन कौन से होते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया, शूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया, इंटर कैलरी मेरिस्टेम हो गया, इंटर कैलरी मेरिस्टेम हो गया। तो ये क्या होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम लूज कैपेसिटी टू डिवाइड। प्राइमरी मेरिस्टेम का क्या काम है, डिवीजन करना। तो यहां पर क्या किया इसने, कैपेसिटी को लूज कर दिया, लूज कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। अब कैपेसिटी को डिवीजन मतलब सेल डिवाइड का काम था, वही छोड़ दिया। तो इसने क्या किया, प्राइमरी मेरिस्टेम अब क्या हो गई है, डिफरेंशिएट हो गई है। क्या हो गई है, यानी कि इसने कर लिया है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन कर लिया, डिफरेंशिएशन कर लिया। तो प्राइमरी मेरिस्टेम अभी पढ़ के आए, प्राइमरी मेरिस्टेम जब अपनी सेल डिवीजन की कैपेसिटी को खो देती है, डिफरेंशिएशन कर लेती है, तो किसका फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पेरेन्काइमा,
कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी मेड्यूलरी रेज। ये किसके हैं? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। यानी कि सीड था, सीड के अंदर एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो के अंदर एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम प्रेजेंट था जिसने सीडलिंग करवाया, उसका जर्मिनेशन करवाया और प्राइमरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन हुआ। प्राइमरी मेरिस्टेम बनाने के बाद में जो कि डाइकोट और मोनोकोट दोनों में होते हैं, उसमें क्या होती है? प्राइमरी ग्रोथ होती है। जो प्राइमरी ग्रोथ से क्या बनता है? रूट एपिकल मेरिस्टेम, सीड के अंदर शूट एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम बन गए। लेकिन अब इसके बाद में जो प्राइमरी मेरिस्टेम था, यानी कि ये तीनों थे, इन्होंने क्या किया कि हम आगे डिवाइड नहीं करना चाहते, यानी कि डिफरेंशिएट हो गए। डिफरेंशिएट होती है जब प्राइमरी मेरिस्टेम की सेल, तो वो क्या बनाती है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल क्या है? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, मेड्यूलरी रेज, प्राइमरी वाली। ठीक है, तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल याद करने यहाँ से, और प्राइमरी मेरिस्टेम जो है उसके एग्जाम्पल याद करने। और ये किस में प्रेजेंट होते हैं? ये मोनोकोट एंड डाइकोट दोनों में प्रेजेंट होते हैं। अभी मैंने समझाया आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन। अब देखिए, अब मैं आपको दूसरा समझाती हूँ कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए, ये क्या था हमारा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, इस प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ने बोला कि नहीं, मुझे डिफरेंशिएशन नहीं करना, मुझे तो फिर से डिवीजन करना है। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जिसने पहले क्या किया था, कब बना था प्राइमरी परमानेंट टिश्यू? जब मेरिस्टेम की सेल ने अपनी सेल डिवीजन की कैपेसिटी को खो दिया था। लेकिन अब ये क्या करना चाहता है? वापस से डिवाइड करना चाहता है। तो यानी कि ये क्या करेगा? डी डिफरेंशिएशन करेगा, फिर से डिवीजन करेगा। यानी कि डी डिफरेंशिएशन का प्रोसेस बोलेंगे इसको हम। इस घटना को क्या बोलेंगे? डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन से क्या बनता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल याद होने चाहिए। एग्जाम्पल याद करने के लिए बता रही हूँ ये चीजें मैं। वेस्क्यूलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, अब ये क्या करेगा? पहले ये वापस से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो था उसने डी डिफरेंशिएशन करके क्या किया? सेल डिवाइड करना शुरू कर दिया, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम बना। अब ये सेकेंडरी मेरिस्टेम अगेन लूज द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, अगेन लूज एबिलिटी टू डिवाइड। इसने क्या किया? फिर से खो दी अपनी डिवीजन करने की कैपेसिटी। तो इसकी वजह से किसका फॉर्मेशन होगा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ। और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू क्या करवाते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ डाइकोट के अंदर। और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? देखिए, सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसको बोला जाता है फेलोडर्म, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स के अलावा कॉर्क यानी कि फेलम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी मेड्यूलरी रेस। ये किसके एग्जाम्पल हैं? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा, एक बॉक्स दे दिया जाएगा, उसमें क्या किया जाएगा? कुछ एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे और आपको प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के कुछ एग्जाम्पल, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के बाद में सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के कुछ प्राइमरी मेरिस्टेम के, कुछ सेकेंडरी मेरिस्टेम के, और फिर पूछा जाएगा कि इसमें से बताओ कौन सा जो है वो डिफरेंशिएशन से बना है, कौन सा रीडिफरेंशिएशन से बना है, और कौन सी चीज किससे बनी है? डी डिफरेंशिएशन से बनी है। और यहाँ पर ये देखो कि जब क्या होगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होगा वो अपनी कैपेसिटी को छोड़कर
यानी कि सेल डिवीजन की कैपेसिटी को छोड़कर सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीडिफरेंशिएशन। यही पढ़ाया था इतनी देर पहले। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको पता होना चाहिए कि रीडिफरेंशिएशन कब हुआ, डी डिफरेंशिएशन कैसे हुआ और डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, और उससे बनने वाले प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, उनके एग्जांपल्स में पूछा जा सकता है। तो एग्जांपल देके इन टर्म्स के बारे में पूछा जा सकता है कि बताओ, तो सीक्वेंस में जमवा भी सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डेवलपमेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, डेवलपमेंट के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट। क्या होता है डेवलपमेंट, ग्रोथ क्या होता है, एक परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज है जिसमें साइज, वॉल्यूम, वेट, सरफेस एरिया ये सब कुछ बढ़ रहा था। डेवलपमेंट क्या होता है कि एक कंप्लीट जो प्लांट होता है उसकी पूरी जिंदगी में ग्रोथ करते हुए, डेवलप करते हुए क्या क्या चेंजेस आए जब तक कि वो मर नहीं जाता है, तो इन सारे के सारे इंसिडेंट्स को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या है, सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, sequence of changes occurring in lifespan of organism till death। कि कौन कौन से सीक्वेंस में क्या क्या चेंजेस एक प्लांट की लाइफ में हुए हैं पूरी की पूरी थ्रू आउट द लाइफ, जब तक कि वो मर नहीं जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है डेवलपमेंट। जैसे कि कैसे होता है डेवलपमेंट, फॉर इमेजिन जैसे एक सीड है, ठीक है, सीड ने क्या किया, सीड जर्मिनेशन करता है, जर्मिनेट होता है, सीड जर्मिनेट होके किसमें चेंज होता है, सीडलिंग बनाता है। ये सीडलिंग बन रही, हुक बन गया इसके ऊपर एक, ठीक है। फिर सीड जर्मिनेट होकर सीडलिंग बनाता है, और पहले क्या रिप्रोडक्टिव फेज होता है, नहीं, पहले क्या बनेंगे, सीड के अंदर रूट बनेगा, शूट बनेगा, लीफ बनेगी, यानी कि एक वेजिटेटिव जो फेज होता है जिसमें रूट, स्टेम और लीफ का फॉर्मेशन होता है वो होगा। तो क्या उसको क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज। क्या बोला जाता है बच्चों, इस फेज को बोले जाता है जुवेनाइल फेज। तो सीडलिंग जो है सबसे पहले किसके अंदर जाता है, जुवेनाइल फेज के अंदर जाता है। जुवेनाइल फेज का मतलब है कि फेज ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ होती है सबसे पहले उसके अंदर। जब फेज ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि जुवेनाइल फेज में सीड जाता है, उसके बाद में क्या होता है, इसके अंदर आता है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज, अब क्या हुआ है, अब जो सीड से इतने प्रोसेस होने के बाद में क्या हो गया, मैच्योर फेज में आ गया है सीड। तो मैच्योरेशन में आने के बाद में अब क्या होगा, इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन यानी कि पिस्टल, कार्पिल वगैरह, स्टेमन वगैरह अब इसके अंदर क्या होंगे, बनने लग जाएंगे। यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पिस्टल, कार्पन, स्टेमन वगैरह बनने लग गए। अब पिस्टल, कार्पन, स्टेमन वगैरह बनने लगे हैं, यानी कि क्या हुआ है, इसके अंदर आ गया है फ्लावरिंग फेज, फ्लावर बन गया है, फ्लावरिंग फेज आ गया। अब फ्लावर्स से क्या होगा कि इसके अंदर पॉलिनेशन वगैरह होगा, ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन होगा और फ्रूट वगैरह का फॉर्मेशन हो जाएगा। फ्लावरिंग फेज के बाद में क्या होता है, कौन सा फेज आता है प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर आता है सीनीसेंस का फेज, सीनीसेंस, सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब क्या होता है कि अब प्लांट हो चुका है बूढ़ा, एजिंग हो गई है इसकी, एंड फिर उसके बाद में क्या होता है, प्लांट की हो जाती है डेथ। ह्यूमन बींग्स के अंदर भी तो ऐसा होता है, पहले हम लोग न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते हमारा चाइल्डहुड आता है, चाइल्डहुड के बाद में क्या होती है, हमारी टीनेज स्टेज आती है। टीनेज स्टेज में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं।
फिर हम जवान होते हैं, जवान होने के बाद में शादी होती है, शादी होने के बाद में बच्चे होते हैं, बच्चे होने के बाद में हम एक टाइम बाद में बूढ़े होंगे, बूढ़े होने के बाद में हम मर जाएंगे, हमारी रामलीला समाप्त हो जाएगी। तो ये ऐसा क्या होता है, हमारे अंदर भी डेवलपमेंट होता है और सेम डेवलपमेंट किसके अंदर होता है, प्लांट के अंदर होता है। कि सीड था, सीड ने जर्मिनेट करके सीडलिंग बनाया, फिर उसने सबसे पहले वेजिटेटिव ग्रोथ हुई यानी कि जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज ध्यान रखना टर्म की वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है यानी कि स्टेम रूट लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर वो मैच्योर फेज में जाएगा, तब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे यानी कि स्टेमन्स, पिस्टिल, कार्पिल्स वगैरह बनेंगे। यानी कि अब क्या होगी, फ्लावर बना है तो पॉलिनेशन वगैरह होगा उसके अंदर, फिर क्या होगा, फ्रूट रूट बनेंगे और एक टाइम बाद में प्लांट क्या होगा, सेनेसेंस। सेनेसेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यानी कि एजिंग की तरफ जाएगा। प्लांट हो चुका है अब बूढ़ा, और बूढ़ा होने के बाद में वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इस पूरे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। तो चेंजेस आए ना कि पहले छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर मैच्योर हुआ, फिर फ्लावर बना, फिर उसने बच्चे पैदा किए, ये समझ लो, फिर वो बूढ़ा हो गया और फिर मर गया। तो सीक्वेंस ऑफ चेंजेस अकरिंग इन होल लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म टिल डेथ इज कॉल्ड डेवलपमेंट। इसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो डेवलपमेंट होता है ये क्या है, एक फिक्स प्रोसेस है। डेवलपमेंट जो है ये क्या है, एक फिक्स्ड पाथवे। फिक्स्ड पाथवे है जो क्या होता है, जेनेटिकली कंट्रोल होता है। जेनेटिकली क्या होता है, कंट्रोल होता है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि डायरेक्ट सीड ने जर्मिनेट होने के बाद में जब सीडलिंग बनाया तो पहले रिप्रोडक्टिव फेज आ जाएगा या फिर वो सेनेसेंस में चला जाएगा। नहीं, पहले सीक्वेंस फिक्स है कि पहले सीडलिंग करके जर्मिनेट होने के बाद में पहले वेजिटेटिव ग्रोथ में जाएगा, शूट बनेगा, रूट बनेगा, लीफ बनेगी, तब मैच्योर फेज में जाएगा, फिर रिप्रोडक्शन करेगा, फिर फ्लावर बनाएगा, फिर सेनेसेंस होगा। ये एक पूरा प्रोसेस है जो क्या है, जेनेटिकली कंट्रोल है और फिक्स पाथवे, आप अपनी मर्जी से नहीं चला सकते हो। एक डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला। इस डायग्राम में ये क्या बोल रहा है, डायग्राम जो है डायग्राम में देखिए, पहले मेरिस्टेमेटिक सेल थी, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या हुआ, अंदर की तरफ प्लाज्मोडेस्माटा, क्या बोल रही हूँ यार मैं, मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या हुआ, प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई यानी कि उसके अंदर जो मटेरियल था, लिविंग मटेरियल था, उसका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। उसके इंक्रीज होने के बाद में सेल के अंदर कोई चीज बढ़ेगी तो सेल क्या होगी, एक्सटेंड होगी, इलोंगेट होगी। तो पहले क्या हुआ, मेरिस्टेमेटिक सेल से प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई। प्लाज्मेटिक ग्रोथ से मटेरियल बढ़ा सेल के अंदर, तो उसका क्या हुआ, सेल का इनलार्जमेंट हो गया यानी कि सेल जो है इलोंगेट हो गई। इलोंगेट होने के बाद में सेल ने क्या किया, सेल हो गई डिफरेंशिएट हो गई कि भैया अब डिवीजन कुछ नहीं करना, फिक्स काम करना है, कैसी स्ट्रक्चर रखनी है, कैसा काम करना है। डिफरेंशिएट होकर सेल किस में पहुंच गई, मैच्योरेशन फेज में पहुंच गई। डिफरेंशिएटेड फेज मतलब डिफरेंशिएटेड के बाद में ही तो मैच्योरेशन फेज में बचाएगी। मैच्योर फेज के अंदर क्या होगा कि भैया यहाँ तक वेजिटेटिव फेज चल रहा था, मैच्योर फेज होने के बाद में, मैच्योर सेल बनने के बाद में उसके अंदर रिप्रोडक्टिव चीजें बनी, रिप्रोडक्टिव फेजेस चला, फिर उसके बाद में बच्चे हुए, सारी चीजें हैं। अब प्लांट पहुंच चुका है सेनेसेंस के अंदर यानी कि एजिंग हो गई। सेनेसेंस का मतलब क्या है, एजिंग, एंड देन क्या हुई, उसकी डेथ हो गई। तो ये जो डायग्राम है इसको अवॉइड नहीं करना है। इसमें क्या कर सकता है, या तो फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड वो क्वेश्चन दे सकता है। इसमें क्या करेगा, कोई भी एक जो पाथवे है जैसे इलोंगेशन वाला या मैच्योर सेल वाला, इसको डिलीट कर देगा, ठीक है। या फिर वो क्या कर सकता है, बम्बल फॉर्म में दे सकता है कि तुम लोग सीक्वेंस अरेंज करके दो उसको, ठीक है। या फिर कुछ भी एक चीज को अवॉइड कर देगा, डायग्राम में कुछ भी पूछ लेगा। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अवॉइड मत करना, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो इस डायग्राम को आपको याद करना है, पूरे सीक्वेंस में याद करना है। आई होप आपको ये याद हो जाएगा। यहाँ पर हमारा डेवलपमेंट वाला पार्ट जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लास्टिसिटी। क्या नाम है, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होती है, देखिए कि प्लांट के पास में क्या होती है, कैपेसिटी होती है। प्लांट हैज कैपेसिटी, प्लांट के अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट पाथवे होता है, और प्लांट के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो उस डेवलपमेंट पाथवे के अंदर अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस कर सकता है। तो प्लास्टिसिटी क्या होती है, प्लांट हैज कैपेसिटी
टू ऑल्टर या मॉडिफाई डेवलपमेंटल pathway according to requirement. प्लास्टिसिटी क्या है कि प्लांट के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि उसका वो जो डेवलपमेंट पाथवे होता है वो उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। किसको, ये अंडरलाइन कर लेना, डेवलपमेंट पाथवे को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। और ये जो रिक्वायरमेंट होती है, ये रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, या तो ये रिक्वायरमेंट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट हो सकती है, या फिर पूरी की पूरी जो लाइफ होती है प्लांट की, यानी कि उसका जो डेवलपमेंट फेज होता है उसकी कोई स्टेज हो सकती है। तो ये चेंजेस या रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, या तो ये एनवायरमेंटल फेज हो सकता है, एनवायरमेंटल फेज हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, प्लांट जो है, प्लांट इज इन डेवलपमेंट फेज में होगा, तब भी ऐसा हो सकता है। अब एनवायरमेंटल फेज होगा तो क्या होगा, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चीजें चेंज होगी। इसका एग्जांपल है रेननकुलस, बटरकप। उसमें क्या होता है कि बटरकप जो है आपको एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिल सकता है और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। जब रेननकुलस या बटरकप का पौधा पानी में है तो पानी में क्या होगी, उसकी पत्ती रिबन लाइक स्ट्रक्चर होगी। लेकिन जब वो टेरेस्ट्रियल होगा, लैंड पर होगा, तो रेननकुलस की लीफ कैसी होगी, रेननकुलस की लीफ ऐसे ब्रॉड लीफ होगी, चौड़ाई में बड़ी बड़ी सी पत्तियां होंगी। पानी में पत्तियां बड़ी क्यों नहीं है, क्योंकि पानी में करंट ज्यादा है, बड़ी पत्ती होगी, पानी के फ्लो से क्या हो जाएगी, वो फट जाएगी। तो एनवायरमेंट चेंज करने पड़े किसको, रेननकुलस को। बात करते हैं डेवलपमेंट फेज के अंदर। तो डेवलपमेंट फेज के अंदर जैसे कि आपका कॉटन होगा, कोरिएंडर होगा, लेस्पर होगा, तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो प्लांट्स होते हैं तो ये जब बचपन में क्या होता है, जुवेनाइल फेज में जब वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहे होते हैं, तब क्या होती है, इनकी पत्तियां जो है इस तरह से एक के ऊपर एक रोजेट फॉर्म में या फिर छोटी छोटी सी पत्तियां प्रेजेंट होती हैं इसमें, ठीक है। लेकिन जब क्या हो रहा होता है, प्लांट बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तब इसकी पत्तियां क्या हो जाती है, बड़ी बड़ी ब्रॉड पत्तियां हो जाती है इन प्लांट्स की। यानी कि जो डेवलपमेंट हुआ है, जो रिक्वायरमेंट है, वो या तो एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है या फिर प्लांट के बढ़ते हुए डेवलपमेंट का एक फेज हो सकता है। तो एनवायरमेंटल फेज का एग्जांपल क्या है कि इसमें आपको याद रखना है कि हेटेरोस्पोरीज का एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है, हेटेरोस्पोरी। हेटेरोस्पोरी का मतलब है डिफरेंट काइंड ऑफ लीफ, सॉरी हेटेरोफिली। स्पोरी में तो स्पोर्स चेंज हो जाएंगे। हेटेरोफिली में क्या होता है, हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स। डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स। किसका एग्जाम्पल है कि प्लास्टिसिटी का, या तो एनवायरमेंट में चेंज होगा या फिर क्या होगा, आपका जो डेवलपमेंट लाइफ फेज है या लाइफ स्पेन है, डेवलपमेंट लाइफ स्पेन, उसमें क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये किस वजह से होगा, इसका एग्जाम्पल है हेटेरोफिली। हेटेरोफिली में देखिए, अरे यार, पत्तियों का जो शेप है, अलग अलग पत्तियां हैं, तो ये एनवायरनमेंट की वजह से है, एनवायरमेंटल की वजह से चेंज हुई है, या फिर ये डेवलपमेंटल की वजह से चेंज हुई है। एग्जाम्पल क्या है बच्चों इसका, देखिए, तो इसका एग्जाम्पल है रेननकुलस।
रेननकुलस यानी कि बटरकप। क्या होगा जब रेननकुलस या बटरकप की पत्तियां किस फेज में होंगी, एनवायरनमेंट में, यानी कि ये टेरेस्ट्रियल होंगी। टेरेस्ट्रियल होंगी तो इसकी पत्तियां क्या होंगी, बड़ी बड़ी और ब्रॉड होंगी, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या है, सरफेस एरिया बड़ा हो सकता है, लैंड में कोई करंट नहीं है। लेकिन जब ये क्या होगा, एक्वेटिक होगा रेननकुलस, तो इसकी पत्तियां कैसी हो जाएगी, रिबिन लाइक हो जाएगी। किस तरह से हो जाएगी, रिबिन लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगी, क्योंकि पानी में करंट ज्यादा है तो पत्तियां कट-फट सकती हैं। तो ये क्या हुआ, एनवायरमेंट की वजह से हेटेरोफिली आई, यानी कि पत्तियों की जो शेप थी उसमें चेंजेस हुआ। डेवलपमेंटल वाले का एग्जांपल देखिए आप, डेवलपमेंट वाले में क्या हुआ कि या तो पत्तियां हो जाएगी जुवेनाइल, देखिए इस तरह से छोटी 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 सी पत्तियां एक जगह एक गुच्छे में प्रेजेंट हो जाएगी, यानी कि पत्तियां हो जाएंगी जुवेनाइल फेज में। जुवेनाइल फेज में यानी कि जो वेजिटेटिव फेज होता है उसमें पत्तियां क्या होंगी, रोजेट जैसी एक जगह इकट्ठी प्रेजेंट होंगी। या फिर पत्तियां कैसी हो सकती हैं कि जब क्या होगा, एडल्ट फेज आएगा, जब प्लांट क्या हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, तब पत्तियां कैसी हो जाएंगी, तब पत्तियां इस तरह से ब्रॉड हो जाएंगी, यानी कि एडल्ट फेज में पत्तियां क्या हो जाएंगी, चौड़ी हो जाएंगी। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है हमारा कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर। क्या बोला, प्लास्टिसिटी क्या होती है कि एनवायरनमेंट की वजह से या लाइफ स्पेन का जो डेवलपमेंट फेज है उसकी वजह से क्या हो जाए कि प्लांट के अंदर कुछ चेंजेस आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी बोलेंगे। यानी कि एक डेवलपमेंट फेज के अंदर प्लांट के अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट पाथवे में खुद की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ये रिक्वायरमेंट या तो एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है या फिर वो डेवलपमेंट जब कर रहा है पाथ, यानी कि प्लांट जब डेवलपमेंट कर रहा है तो उसकी जीवन की एक स्टेज हो सकती है। अब इसका एग्जांपल हमने देखा हेटेरोफिली से कि अलग अलग, हेटेरोफिली का मतलब होता है डिफरेंट काइंड ऑफ लीफ। तो एनवायरनमेंट की वजह से जो रेननकुलस होता है, अगर वो टेरेस्ट्रियल है तो उसकी पत्तियां बड़ी बड़ी है, लेकिन पानी में बड़ी पत्तियां नहीं सर्वाइव कर सकती, इसलिए पानी में जाकर ये क्या करते हैं, अडप्ट कर लेते हैं खुद को और रिबन लाइक लीफ को बना लेते हैं। सेम कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर में क्या होता है कि इसमें जो है जब एडल्ट होगा प्लांट, सॉरी जुवेनाइल फेज में होगा, यानी कि वेजिटेटिव फेज में होगा, जब प्लांट क्या हुआ है, जवान नहीं हुआ है, तब क्या होगी, इसकी पत्तियां एक गुच्छे में रोजेट जैसी होंगी। लेकिन जब प्लांट क्या हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जवान हो जाएगा, तो इसकी पत्तियां क्या हो जाएंगी, ब्रॉड हो जाएंगी। तो इस कंडीशन को, जिसमें क्या हो, प्लांट के पास में कैपेसिटी हो कि वो अपने डेवलपमेंट पाथवे को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है, तो इसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ये एग्जाम्पल जो है इस तरह से एक फोटो दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, तो ये देखिए जुवेनाइल और एडल्ट किसके, यानी कि डेवलपमेंट फेज के बारे में बता रहे हैं, लार्कस्पर की यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो है वो किसके बारे में बता रहे हैं कि बटरकप के टेरेस्ट्रियल और वाटर के हैबिट को बता रहे हैं, यानी कि एनवायरनमेंट कंडीशन को बता रहे हैं। ये डायग्राम आपको जो है वो याद रखना है कि एनवायरनमेंट की वजह से प्लास्टिसिटी किसमें हुई और डेवलपमेंट फेज की वजह से प्लास्टिसिटी किसके अंदर हुई। नेक्स्ट मैं आपको एक चीज बताती हूँ, क्या बता रही थी मैं, डेवलपमेंट जो होता है, तो डेवलपमेंट इज इक्वल टू होता है बच्चों ग्रोथ। ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इन दोनों के मिलने से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। हमारी बॉडी के अंदर जब ह्यूमन बींग्स की भी बॉडी बड़ी हो रही है, हम भी ग्रोथ कर रहे हैं, तो ग्रोथ के साथ साथ डिफरेंशिएट कर रही है हमारी बॉडी, तो उसको हम ओवरऑल क्या कर रहे हैं, ग्रोथ बोल रहे हैं। अब ये जो ग्रोथ होती है, सॉरी ग्रोथ और डेवलपमेंट, सॉरी ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को मिलाकर डेवलपमेंट बोल रहे हैं। और ये डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, इट इज डिपेंड्स ऑन, कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर भी हो सकते हैं, अंदर वाले फैक्टर भी हो सकते हैं, और ये फैक्टर जो है कुछ बाहरी फैक्टर भी हो सकते हैं जिस पे डेवलपमेंट क्या करता है, डिपेंड करता है। एक्सट्रिंसिक भी हो सकते हैं। अगर क्या है एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या हो सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर डेवलपमेंट को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, न्यूट्रिशन,
लाइट, ये सारी चीजें क्या हैं, जो कि बाहरी चीजें, कुछ बाहरी फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है, जिसकी वजह से क्या होगा, डेवलपमेंट जो है हमारा अफेक्ट होगा। इंट्रिंसिक क्या होते हैं कि इंट्रिंसिक जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये फैक्टर इंट्रासेल्यूलर फैक्टर हो सकते हैं, इंट्रासेल्यूलर फैक्टर हो सकते हैं, या फिर ये फैक्टर कैसे हो सकते हैं, इंटरसेल्यूलर फैक्टर हो सकते हैं। यानी कि इंट्रासेल्यूलर का मतलब है कि अंदर से जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा वो क्या हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि जेनेटिकली भी तो क्या होता है, डेवलपमेंट कंट्रोल होता है। और इंटरसेल्यूलर जो है, अंदर से अफेक्ट करने वाले डेवलपमेंट को, प्लांट की ग्रोथ को या प्लांट डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले अंदर वाले जो फैक्टर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, फाइटो हार्मोन्स भी हो सकते हैं। फाइटो हार्मोन्स का मतलब क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी हो सकते हैं। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स किस तरह से प्लांट के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, जहां हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, फाइटो हार्मोन्स या फिर प्लांट हार्मोन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ प्लांट हार्मोन्स क्या करते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करते हैं, कुछ इनहिबिट करने का काम करते हैं, और कुछ प्लांट हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर इनहिबिटर और ग्रोथ करने वाली दोनों की दोनों, प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों की क्या होती है, कंडीशंस यानी कि एबिलिटी प्रेजेंट होती है, ये समझ लो। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हमने ग्रोथ को मेजर करने वाले फैक्टर, ग्रोथ के पैरामीटर्स, और क्या देखा है हमने, डेवलपमेंट देखा है, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डी-डिफरेंशिएशन, प्लास्टिसिटी, सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टॉपिक्स देखे हैं। और कल वाला लेक्चर भी इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस लेक्चर में से 2 क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में फिक्स हैं, बाकी का 1 या 2 क्वेश्चन कल वाला जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाला हम लेक्चर पढ़ेंगे उसमें से आएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा। एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि एनसीईआरटी की कोई भी लाइन स्किप ना हो। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए और इस लेक्चर में अपना सब कुछ कंप्लीट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।